आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त शुरुआत हुई है नई सीरीज की। बाजार पूरे फॉर्म में है। एक दिन की छुट्टी के बाद जो हम लौटे हैं, तेजी के साथ ही आपको लौटते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ने आज लाइफ हाई बनाया है और लाइफ हाई बनाने के बाद तेजी और बढ़ रही है। डेज हाई पर इस समय आप कारोबार करते दिख रहे हैं। 19,150 के पार पहली बार आपको निफ्टी दिख रहा है। 44,775 पर बैंक निफ्टी आ गया है। सेंसेक्स भी देखें तो अब 64,600 के लेवल पर आने की तैयारी है। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन है बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप में आधे % की तेजी बनी हुई है। सिर्फ मेटल्स छोड़ दीजिए, बाकी पूरा बाजार आपको टॉप फॉर्म में दिखेगा। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा इस नई सीरीज क्या, और क्या इस ऊंचाई से और ऊपर जाने की तैयारी में है बाजार। ग्लोबल मार्केट्स भी आपको स्टेबल दिख रहे हैं इस समय। आईएसी का करेंगे विश्लेषण। पहले तो इस समय का जो बाजार का एक्शन है वहां पर डालिए नजर, और एक्शन है भरपूर आपके लिए। 19,150 के ऊपर जो निफ्टी दिख रहा है वहां पर तो आपको जबरदस्त तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही नजर रखिए आज कहां से आपको पार्टिसिपेशन आते दिख रहे हैं, क्योंकि आईटी ने आज लीडरशिप की कमान संभाली है। तो सारे के सारे जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। 2% ऊपर आपको आईटी इंडेक्स आते हुए दिखेगा। ऑटो इंडेक्स भी आपको 2% ऊपर दिख रहा है। महीने का आखिरी दिन है, यानी कि कल आपके लिए आने वाले हैं जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े। यहां पर भी आपको अनुमान बताएंगे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। बैंक्स की तरफ से जबरदस्त एक्शन है। 450 अंकों का उछाल आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स दोनों में ही आपको दमदार खरीदारी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स यहां पर भी खरीदारी है। कैपिटल गुड्स यहां पर आपको एक्शन दिख रहा है। इंफ्रा यहां पर भी तेजी बनी हुई है। ऑयल एंड गैस की तरफ से योगदान आ रहा है। रियल एस्टेट और एफएमसीजी की तरफ से भी आपको योगदान आते हुए दिख रहा है। सिर्फ मेटल्स थोड़े सुस्त हैं, अदरवाइज पूरा बाजार इस समय बढ़िया तेजी में आपको दिख रहा है। और बाजार की ब्रेथ देखिए कितनी शानदार है इस समय। निफ्टी के सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं नेगेटिव टेरिटरी में, वो भी हल्की गिरावट है। अदानी पोर्ट्स को निकाल दीजिए, बाकी स्टॉक्स में तो 1% तक की भी गिरावट नहीं दिख रही। और इसके सामने ऑटो, बैंक्स और आईटी जबरदस्त एक्शन आपको आते दिख रहा है। एमएनएम ऑटो तरफ से टॉप गेनर, इंडसइंड बैंक बैंक्स की तरफ से सेकंड बिगेस्ट गेनर, इन्फोसिस आईटी की तरफ से थर्ड बिगेस्ट गेनर। और इन तीनों सेक्टर्स के दमदार योगदान की वजह से आप देख रहे हैं जबरदस्त तेजी के मूड में है बाजार। सेंसेक्स पर भी 30 में से सिर्फ 3 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में हैं, बाकी सारे पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिग्गजों का पूरा योगदान है। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी खरीदारी है। एलएनटी पर अच्छा मूव है। एचयूएल, आईटीसी भी इस समय आपको योगदान दिखा रहे हैं। तो रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है लगातार। दूसरे दिन खरीदारी पर रिकॉर्ड बना, ओपनिंग पर रिकॉर्ड बना, उसके बाद हल्का डिप आया और फिर जो शानदार खरीदारी आई है वहां से आप और नए रिकॉर्ड्स की तरफ जाते दिख रहे हैं। और दोपहर 2 बजे जब हम शो की शुरुआत कर रहे हैं तो डेज हाई पर आपको बाजार इस समय कारोबार करते हुए दिख रहा है। बात करते करते 64,600 भी बाजार ने क्रॉस कर लिया है सेंसेक्स पर। तो और बढ़िया खरीदारी इस समय आ रही है। 500-600 की बात में अब बात नहीं करें टू लिटिल, बड़े लेवल से हजार बस 1000 से छोटा 65,000 आने वाला है। हाँ, ये मतलब थोड़ा लगे कि कुछ डिस्कशन हुआ है। 64,500, 64,600 आते जाते रहेगा। छोटी बात हो गई अब तो। ठीक है, 45,000, 65,000, 20,000। हाँ, दिस इज समथिंग रियली नाइस। तो चलिए, बहुत बढ़िया मार्केट है अनडाउटेडली, और लग भी रहा था दीप। और इसलिए आज सुबह एक इंटरेस्टिंग चीज जो थी कि भाई भले ही पुट को रेशो हायर दिख रहा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि पोजीशंस हल्की थी। हाँ, पोजीशंस हल्की हैं। तो हल्की पोजीशंस पे बाजार के लिए बहुत ज़रूरी कि पोजीशंस कहाँ और कितनी है। yes, आई थिंक बहुत ही अच्छे सेटअप में है। और बार बार एक ही चीज़ कहूँगा दीप, तरीका वही है, स्टॉप लॉस समझ कर ट्रेल करते रहो, तभी आप तेजी का पूरा आनंद ले पाएंगे, है ना। मतलब ये ऐसी मूवी है जिसमें द एंड लिखा हुआ आता नहीं है ना। कि आपकी टिकट आपने जो खरीदी इसके पैसे खत्म हो गया, भाई अब घर जाओ, है ना। यहाँ पे ये है कि द एंड लिखा हुआ नहीं आएगा, वो क्लाइमैक्स कब आएगा पता नहीं चलेगा जी। सो बेहतर है कि क्लाइमैक्स आ जाने के बाद आप निकलने की कोशिश करें। तो जहाँ से रिवर्सल हो वो आपको ध्यान में रखना है। मेरा ये समझना है दीप कि जहाँ भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप आज मुझे पूछो कि निफ्टी पर अगर तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए जी सर, तो वो होगा आपका 19,000 आ गया। हाँ, 19,000 या 18,975 कर लीजिए। ज़्यादा सेफर साइड पे क्या बंद हुआ था कल, परसों 18,972। सो 18,972
परसों का हाई 19,011 था, आज का 19,024 है। मुझे लगता है एक बार के लिए कभी भी, आज ये तो एक दो दिन में हो सकता है, एक बार 19,018-975 के आसपास निफ्टी आए करेक्ट होके, वो वापस आपके लिए मौका खरीदारी का बन जाएगा। तो जब तक अब आप बुधवार का क्लोजिंग है 18,972-70 के आसपास का, वो नहीं तोड़े तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। वो खाली 1% है आपके लिए यहाँ से, अब तो कुछ भी नहीं, 1% का स्टॉक लॉस। आप कोई भी स्टॉक भी खरीद, चलो निफ्टी में आपको 1% 200 पॉइंट लगता है ना, मुझे बताओ कौन सा स्टॉक है जो आप खरीदते हो और उस पर 1% से कम का स्टॉप लॉस लगाते हो? हार्डली, करेक्ट। तो उतना तो आप स्टॉप लॉस हो गए। सेम बैंक निफ्टी, आज आपको उसने ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट। अब बैंक निफ्टी में आप 44,400 का स्टॉप लॉस समझ लीजिए अपने आप में। 44,400 के नीचे अगर वापस जाए तो आपको इमीडिएटली थोड़ा सतर्क होना है। सो आई थिंक आज का लो भी 44,445 के आसपास का, तो 44,400 का आप स्टॉप लॉस समझ लीजिए। सो आई थिंक एक अच्छे मोमेंटम से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, और जहाँ जहाँ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। ये ज़्यादा बढ़िया तरीका आपके लिए, सिंपल। गॉट इट सर। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रोटेशन चलते रहेंगे। NBFC, IT, ऑटो, कभी कुछ कभी कहाँ तेजी, कभी कहाँ तेजी होती रहेगी, कभी दिग्गज में होगी, कभी मिड कैप में होगी। जो आपने बुधवार को और आज देखा कि चौतरफा सब जगह हो रही है, वो हमेशा नहीं होगी। वो हमेशा नहीं होगी। हाँ, करेक्ट। वो कभी कभी कुछ रोटेशनल पे आप एक लेवल पे बढ़ने के बाद रोटेशन में आएंगे, जब आएंगे तब देखते हैं अभी। अदरवाइज एक बार तो 45,200 की तरफ निफ्टी को बढ़ना है, 19,219 सॉरी बैंक निफ्टी को बढ़ना है, 19,200 19,300 की तरफ निफ्टी को बढ़ना है। तो धीरे धीरे बढ़ने दें, आराम से चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ने दे, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लेवल पर है बाजार, नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट तो जी ने आपको बता ही दिया है, इस पर आपको करना है फोकस। आइए, कुशल और अरमान भी तैयार हैं आपको बताने के लिए आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरें भी। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख है, इस पर अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साइन DLM का IPO बंद हो जाएगा। साथ ही विप्रो का बायबैक भी आज ही बंद होने वाला है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज का भी आज लास्ट डेट है। साथ ही आदित्य बिरला कैपिटल पर नजर रखिए। QIP के इशू प्राइस की मंजूरी पर आज कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। जून महीने का US का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा आएगा, और साथ ही इसी महीने का ही जो CPI आंकड़ा है यूरोप के लिहाज से, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक कल का सवाल है, जून महीने के ऑफकोर्स ऑटो बिक्री आंकड़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। साथ ही इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अभी TCS की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा 1 जुलाई से। इनफैक्ट फुटवेयर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू होने वाला है। साथ ही ब्रोकरेजेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अप स्ट्रीमिंग का जो सर्कुलर है वो लागू होता हुआ दिखेगा, जिसके अंतर्गत क्लाइंट के बचे फंड्स को ब्रोकर अपने पास नहीं रख सकेंगे। कमेंस इंडिया ये भी फोकस में है, क्योंकि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो नॉर्म्स आते हुए दिखे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, उसके हिसाब से जो इन्हें जनरेटर्स बनाएंगे ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक सोमवार 3 जुलाई का सवाल है, SGX निफ्टी का पूरा कारोबार जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा गिफ्ट सिटी में, और सभी SGX ऑर्डर्स 100% ट्रांसफर हो जाएंगे गिफ्ट सिटी NSE IFSC एक्सचेंज में मैचिंग के हिसाब से। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन की जो X440 बाइक रिवील हुई थी 3 हफ्ते पहले, वो अब फाइनली लॉन्च होती हुई दिखेगी 3 जुलाई को, तो उस पर नज़र रखनी है। साथ ही जो जेंसॉल इंजीनियरिंग है ये SME प्लेटफॉर्म से BSE और NSE के मेन बोर्ड पर भी माइग्रेट होता हुआ नजर आएगा। और US के लिहाज से जो इनके बाजार हैं वहाँ पर हाफ डे होने वाला है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, तो अर्ली क्लोजिंग होगी 1 बजे। तो अमेरिका में मंडे को हाफ डे है। यस, ओके। और फिर ट्यूसडे को तो खैर उनकी छुट्टी है ही, उनका इंडिपेंडेंस डे भी रहता है। आइए अरमान के पास चलते हैं खबरें जानने के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी बिल्कुल, IPO अपडेट्स में सबसे पहले अगर आप बात करें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी पे, जहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 72 टाइम्स होता हुआ दिखा है, QIB 68 टाइम्स, रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 79 टाइम्स, और NIS की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 76 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। साइन DLM यहाँ पर अगर आप देखें कुल सब्सक्रिप्शन देखें 23 टाइम्स के आसपास होता हुआ दिखा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। QIB का हिस्सा अगर आप देखें तो 14.7 टाइम्स होता हुआ दिखा है, NIS में 30 गुना, और रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 43 गुना जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। PKH वेंचर्स यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर सुस्त रिस्पॉन्स होता हुआ दिखा है, टोटल 3% के आसपास आता हुआ दिखा है, रिटेल पर 9%, और NIS की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 2% होता हुआ दिखा है। खबरों पर आ जाएं, खबरों पे सबसे पहले अमृतांजन की बात करें तो यहाँ पर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और वो टेंडर ऑफर के जरिए जो है यहाँ पर बायबैक किया जाएगा, लगभग 900 के भाव पर जो है बायबैक किया जाएगा, और लगभग 1.1% इक्विटी है, और इस बायबैक के लिए वो मैक्सिमम जो करने वाले हैं यूज़ लगभग 29 करोड़ के आसपास जो है खर्च करने वाले हैं।
कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी को 1000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप Q1 में कंपनी को लगभग 5100 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले थे। एबीबी यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर AMNS से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जहाँ पर अगर देखें न्यू एडवांस कोल्ड रोलिंग मिल के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क यहाँ पर अगर आप बात करें तो डबल स्टेक रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की जो है इन्होंने शुरुआत की है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 50 लाख शेयर, बंधन बैंक 38 लाख और AB कैपिटल लगभग 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है भरपूर बाजार में। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी तैयार है शरद जी, आशु जी और वागले साहब भी, और इन सबका स्वागत किया जाए एक बिगुल के साथ, और वह है वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आज मैं सुबह नहीं था तो आज मुझे 2 कॉल देने की परमिशन दी जाए, ये पहला तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो। नहीं, मैं मान जाऊंगा, मानने में मुझे इससे कोई हर्ज नहीं। मेरे को इस पे परमिशन लेनी है बंसल जी से। बंसल जी, अगर कभी वागले साहब आपकी तरह 10-15 दिन, अभी जैसे आप छुट्टी पे गए 10-15 दिन की छुट्टी पे, अगर ऐसे 15 दिन की छुट्टी पे जाए फिर किसी दिन आके फिर ऐसे बोले मैं 15 दिन नहीं था 15 पिक एक साथ दूंगा, अलाउ करना चाहिए कि नहीं? नहीं अनिल जी, इसको थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए। अगर आदमी मतलब कि जैसे कहीं हॉलीडे पे गया, खाना ना मिला हो और आके बोले कि 15 दिन का खाना एक साथ खाऊंगा, तो अनिल जी इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की वजह से गुड नहीं होता है, तो वैसे अलाउ नहीं करना चाहिए। बट वागले जी ज़्यादा समय लेते नहीं है, मतलब कि दूसरे की तो अनिल जी एक कॉल में 4 कॉल दे देंगे, तो वागले जी को तो 4-5 कॉल देने की भी परमिशन देनी चाहिए, वो समय कम लेते हैं अनिल जी। बहुत बढ़िया, सही फैसला किया है आपने एकदम। अगर आप इसके विपरीत भी किया जाता है, अगर फैसला करते हैं तो मैं आपका पलट देता। आइए वागले साहब, स्वागत है आपका दो बिगुल के साथ, बताइए जी। अनिल जी, पहले तो राकेश जी को धन्यवाद और वेलकम बैक, दोनों को, राकेश जी और कुणाल जी को जी। और अनिल जी, मैं आपने छुट्टी की याद दिला दी, तो मैं रियली 15 दिन की छुट्टी पे जाने वाला हूँ समटाइम इन सितंबर। आइडिया दे दिया। अरे वाह, ये तो गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, छुट्टियां भी लेना जरूरी है, बिल्कुल। मैं पहले कॉल दे देता हूँ। जी सर। अनिल जी, आज जून का आखिरी दिन है, तो मंथली चार्ट्स आज बनेंगे, तो अभी मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, जो बेसिस पे मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ये स्टॉक मेरा स्टॉक ऑफ द मंथ होगा। ये मंडे को आप ध्यान रखिए, पूरे मंथ का ये स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। 2260 का ये फ्यूचर्स का भाव है, जुलाई फ्यूचर्स का। ये 10% की मूव आपको ये मंथ में देगा। आप यहाँ पर बाय करें, 10-20 रुपए की रेंज रखें। 2210 का स्टॉप लॉस होगा, एक 50 रुपए का। 2450 का पहला टारगेट, 2550, 250 रुपए की अप मूव में देख रहा हूँ पूरे महीने में। तो ये रहा आज स्टॉक ऑफ द मंथ, जो हम मंडे की बात करेंगे। आज का जो मेरा दूसरा कॉल है वो है टाटा मोटर्स, जो 600 ब्रेक करने के बाद लिया जाए। अभी 20-25 पैसे नीचे है, तो ब्रेक होगा ही होगा। ये हमने परसों भी पीटीएसटी में दिया था, ऑलरेडी 10 रुपए ऊपर है। 600 के पार निकलेगा तो ये 620-625 के आसपास आपको मंडे तक मिलनी चाहिए। तो मेरा टाटा मोटर का स्टॉप लॉस होगा 594 का, 620 से 625 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, एक और स्टॉक है जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई वागले साहब की तरफ से। ये शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर है, और साथ ही ऊपर के एस्कॉर्ट्स है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। बहुत ही बढ़िया, 2 बेहतरीन पिक वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले कि हमारे और एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ पिक्स आए, एक बार जल्दी से मैं आपके सामने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर रखने की तैयारी कर रहा हूँ, और ये खबर आ रही है स्वाति खंडेलवाल, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। आइए चलते हैं स्वाति के पास, जानते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर उनके पास। स्वाति बताइए। बिल्कुल अनिल जी, 2 कंपनीज बड़ी चर्चा में हैं। कुछ दिनों से हम बात सुन रहे हैं, TCS और MCX। अब जो इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच बातचीत हो रही है, उस पर कुछ बहुत अहम अपडेट्स और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ। इंडस्ट्री सोर्स हमें बता रहे हैं कि जो एक्सटेंशन हुई है MCX और 63 मून्स के बीच, जो 63 मून्स ने एक अपना स्टेटमेंट भी जिस पर निकाला था, वो एक्चुअली
ये समझा जा रहा था कि टीसीएस की तरफ से डिले हो रहा है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने में। हालांकि हम जो सूत्रों से समझ पा रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांजिशन इश्यूज हैं जो कि 63 मून की तरफ से हमें सूत्र बता रहे हैं हो रहे हैं, और उसकी वजह से एक्सटेंशन फिलहाल हुआ है। और वो यहाँ पर टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं और उनसे उनके एंड पर हमें पता चला है कि सॉफ्टवेयर उनका रेडी है। द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो MCX के लिए बनाया गया है, इनफैक्ट वो सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो चुका है सक्सेसफुली, और इनफैक्ट इट इज रेडी टू गो लाइव इज व्हाट सोर्सेज इंडिकेट। अप्रूवल्स पेंडिंग है फ्रॉम रेलेवेंट पार्टीज जहां तक टीसीएस की बात की जाए, और जैसी अप्रूवल्स आती है टीसीएस इज गुड टू गो लाइव विद दैट सॉफ्टवेयर, और वो उनको MCX को यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि MCX ने हायर किया था TCS वे बैक इन सितंबर 21, जहाँ पर वो एक सॉफ्टवेयर चाह रहे थे फॉर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये रिप्लेस होना था सितंबर 22 में, बट 6 महीने का डिले हुआ, और अब आगे और डिले जो हो रहा है वो हमें पता चला है कि TCS के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट 63 मून्स की एंड पर जो ट्रांजिशन का पॉइंट है वहाँ पर जो दिक्कत है। हमने कंपनीज को लिखा है, TCS का रिस्पॉन्स है कि कोई क्लाइंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन पर वो कमेंट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद लग रही है कि 1 या 2 महीने में उनकी तरफ से जैसे ही सिस्टम अप्रूवल्स आ जाते हैं ये सिस्टम लाइव हो जाएगा। सो ये बहुत अहम अपडेट है फॉर TCS एंड फॉर स्वाति, आप ये कह रहे हैं कि TCS की तरफ से सॉफ्टवेयर तैयार है, राइट? टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है, और TCS ये भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कहीं कोई पेंडिंग चीज नहीं है, करेक्ट? वेल TCS ने हमें नहीं ऐसा कुछ कहा है, हमें सूत्रों ने बताया है, इंडस्ट्री सोर्सेज है। TCS ने जी, आपके सूत्र बता रहे हैं कि TCS की तरफ से कहीं कोई पेंडिंग नहीं है, तो फिर लागू होने में दिक्कत क्या है? क्यों? और MCX की तरफ से एक्सटेंशन हो रहे हैं, अभी 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंशन हुआ। आप एक तरफ कह रही कि महीने 2 महीने में इमीडिएटली लागू भी किया जा सकता है, टेस्टिंग वगैरह होकर तैयार है, फिर अटका हुआ कहाँ है? जी, जो सूत्र ने हमें बताया वो ये कि जो ट्रांजिशन होना है नए सॉफ्टवेयर पे, वहां पर 63 मून्स की तरफ से वो ट्रांजिशन बहुत सॉफ्ट एक सीमलेसली नहीं हो पा रहा है, और उस वजह से डिले है। TCS का जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम जो MCX के लिए बनाया है, वो रेडी है और वो टेस्ट हो चुका है और वो रेडी टू गो लाइव है। जैसे अप्रूवल्स आएंगे, इट्स ओनली मैटर ऑफ पेपर वर्क, तो वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सिस्टम का स्मूथ ट्रांजिशन जरूरी है कि कोई बाधा ना आए रुकावट की, इसलिए एक्सटेंशन करना जरूरी था। तो MCX और 63 मून्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और 6 महीने के लिए जो बढ़ाने की अनाउंसमेंट हुई है 63 मून्स की तरफ से, वो इसीलिए हुई है क्योंकि उनका जो ट्रांजिशन इशू है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये बात थोड़ी समझाएं अनिल जी। ड्राई रन इनके चल रहे थे, रिसेंटली हमें कहा भी था ड्राई रन उन्होंने पिछले संडे आई थिंक किया भी था, बट 63 मून्स की तरफ से भी सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन इश्यूज आ रहे हैं। TCS कह रहे हैं हमारी तरफ से तो प्लेटफॉर्म रेडी है, तो कैसे देखना है सर इसे? ये हो क्यों नहीं पा रहा है? 6 महीने से डिले हो गया और 6 महीने के लिए डिले हो गया, ये समझ नहीं आ रही बात सर। पता नहीं दीप, देखिए एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, या आप और हम सब लोग मानेंगे कि TCS के लिए कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि TCS को ये सॉफ्टवेयर बनाना ना आता हो या ना बना पाए, राइट? एग्जैक्टली। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की दिग्गज IT कंपनियों में से एक है और इस फील्ड में तो महारत है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर 63 मून्स बना सकता है तो TCS क्यों नहीं बना पाएगा? और वो इतना सफिशिएंट समय देने के बाद, और ये तो कोई नया डेवलप नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग आपके स्टॉक एक्सचेंजेस के कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो वो देखकर बनाना और ज़्यादा आसान काम है। नया बनाना तो पूरा का पूरा बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आप पूरी कोई नई चीज़ को कॉन्सेप्ट में ला रहे हो। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि TCS की तरफ से इशू होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाकर देने में, लेकिन मॉक ट्रेडिंग सेशन बार बार कैंसिल किए जा रहे हैं। 2 मॉक ट्रेडिंग सेशन से पहले 2 जून को होने वाला था, वो कैंसिल हुआ। 19 जून को होने वाला था, वो कैंसिल हुआ। जो स्वाति बता रही है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो शायद ट्रांजिशन में मुश्किलें आ रही है, और जो भी रिलेवेंट अप्रूवल्स वगैरह मिलनी है TCS को इंटरनली। सो आई थिंक कहीं कहीं MCX में इंटरनली ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से ट्रांजिशन नहीं हो पा रहे हैं। सो आई थिंक, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर TCS को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले किसी एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर बनाने का, लंबे समय तक वो ना बनाए पाए, तो TCS पर भी तो सवाल आते हैं ना कि भाई ऐसा क्या है जो TCS नहीं कर पा रहा। तो TCS जो, इसका मतलब ये सही है कि TCS के सूत्रों से जो खबर आ रही है वो इसलिए आ रही है कि भाई प्रॉब्लम TCS के यहाँ नहीं है। TCS तो तैयार है, और TCS तो बना के आप जैसा बोले कि बना के तुरंत दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली लागू तो MCX को करना है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर MCX को लागू नहीं करना है तो TCS को कॉन्ट्रैक्ट देने की ज़रूरत ही क्या है? अगर उन्हें पुराना ही सॉफ्टवेयर रखना है तो फिर TCS को क्यों दिया?
नो डाउट टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें समझे, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, वो बहुत सस्ता है कंपेयर टू जो आज की तारीख में वो 63 मून्स को दे रहे हैं 125 करोड़ क्वार्टरली, 513 करोड़ का रेवेन्यू, 500 करोड़ अगर सॉफ्टवेयर के लिए दे देंगे तो पता चला एक्सचेंज ही उन्हीं के लिए चला रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक टीसीएस का सॉफ्टवेयर कंपेरेटिवली काफ़ी उनके लिए सो जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। अब अनलेस अनटिल टीसीएस और एमसीएक्स दोनों मैनेजमेंट बात न करें या क्लैरिफाई न करें तो फिर ये पता लगाना मुश्किल है कि अटका हुआ क्यों है। कहीं कहीं तो अटका हुआ है और कारण क्या है वो पता नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जरा आशु जी से भी इस पर राय ली जाए। आशु जी कुछ कहेंगे आप, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए? आशु जी की आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, लगता है आशु जी से हमारा संपर्क है नहीं, तो हम थोड़ी सी देर में उनके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। ओके। शरद जी है, शरद जी से एक बार जरा राय ली जाए। शरद जी बताएं सर, एमसीएक्स पर आपकी राय। देखिए, ब्रॉडली मुझे लगता है इंटीग्रेशन इश्यूज हैं, और जिस स्केल पे ये इश्यूज हैं, जैसा अभी आप भी बोल रहे थे कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो कैश है भी उनके पास शायद 1000-1200 करोड़ कैश है, उसमें कुछ मार्जिन फंड्स भी होंगे, तो अगर इस टाइप की पेमेंट्स इनको करती रहनी पड़ेगी तो काफ़ी मुश्किल है। अब वो 63 मून्स की वजह से कहीं अटक रहा है या कुछ रेगुलेटरी एंगल है या कहीं कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वो उनको फास्ट करवानी चाहिए, नहीं तो वाकई काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है एमसीएक्स के लिए, जो रेवेन्यू मॉडल है उसके सामने इतना बड़ा खर्च हर क्वार्टर करना। और तो मुझे लगता है अब ये भाव से ग्रेजुअली आज तो ठीक ठाक करेक्शन आ गई है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती एमसीएक्स की तरफ से तो ये करेक्शन और भी चल सकती है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एंगल है। एक सिंपल बिजनेस है, बट आप अगर इस तरीके की क्रॉस फायर में अटके हुए हैं जहाँ जो नया सॉफ्टवेयर वेंडर है वो टेक ओवर ही नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से प्रोसेसेस को, और सिस्टम इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं, तो ये काफ़ी नेगेटिव है एमसीएक्स के लिए। नेगेटिव तो है एमसीएक्स के लिए, और इसलिए आप स्टॉक में भी आज बड़ा कट आते हुए देख रहे हैं। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। कुणाल जी, ऑफकोर्स सुबह ऑलमोस्ट 15% गिरा था, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है, बट थ्रू द डे रिकॉर्ड है बाजार में भी 8.5% नीचे है एमसीएक्स का काउंटर। एक बार जरा इसकी चार्ट पर लेवल्स बताएं सर। देखिए, सबसे क्रिटिकल लेवल अब दीपांशु है, ये जो गैप आज बना है चार्ट पर, ये फिल होता है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरी राय में देखिए, एक हर्डल है 1550 के आसपास, जो कि एक पुरानी रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम ये लेवल देगा। और सबसे क्रिटिकल लेवल जो देखना है वो है 1600 रुपए का। तो मुझे लगता है 1550 से 1600 के बीच में बड़ा बिकवाली का दबाव आएगा। जिनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी अनवाइंड करने का प्रयास करेंगे, उनके जैसे ही दाम आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपसाइड कैप दिखती है मुझे, तो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे का कारोबार विद नेगेटिव बायस स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सीमित दायरे का कारोबार है, नेगेटिव बायस आपको दिखेगा, इस पर नजर रखें। जहां तक एमसीएक्स का सवाल है, 1500 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बट आइए, आज बढ़िया दिन है ऑटो काउंटर्स के लिए, वहां पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर 3% की तेजी बनी हुई है, इसको अपने रेडार पर रखिए। एमएनएम पर अच्छा एक्शन बन रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखना जरूरी है। सिटी यूनियन बैंक, इस पर एक अच्छा मूव आ रहा है, 3% ऊपर सिटी यूनियन बैंक भी इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्पेस से भी हमें अच्छी मूव दिख रही है। एक बार जरा सुमित जी से राय भी ली जाए। सुमित जी, देखिए सर, सिटी यूनियन बैंक 3% ऊपर है, क्या चल रहा है सर इसमें? गुड आफ्टरनून दीपांशु, अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि स्टॉक का नाम है कब, और ये फिर से चलेगा अब। सिटी यूनियन बैंक, ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक ने एक मूवमेंट दिखाने का शुरुआत ही किया है, और अभी जस्ट रैली का शुरुआत है एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद। 130 का इसका इमीडिएट हर्डल है। 130 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में ऊपर में 135 से 140 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 123, 124 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा, और 130, 135 ये इमीडिएट टारगेट बनेंगे सिटी यूनियन बैंक के। तो सिटी यूनियन बैंक, इस पर रखनी है नजर। स्टॉक पे भी बड़ा एक्शन बन रहा है। बंधन बैंक, ये भी एक्शन में है। कुणाल जी, एक बार माफ कीजिए मंसिल जी, एक बार आप बंधन बैंक का चार्ट देख लीजिए। 4% ऊपर बंधन बैंक है, और थोड़ी देर पहले इसमें कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी होते हुए दिखे थे। उसके बाद से देखिए, क्योंकि थ्रू द डे स्टॉक थोड़ा कमजोर था, फिर बीच में डिप भी हुआ है, वहां से बढ़िया रिकवरी आई है। बंधन बैंक में क्या चल रहा है सर? दीपांशु, एक अच्छा रिवर्सल बन रहा है, एक बुलिश थर्स्टिंग कैंडल बनी है, तो खरीदारी की राय है ऑन बंधन बैंक। नीचे में 237, 237 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 253 पहला टारगेट है, एक बार 253 आएगा तब इसको रिव्यू करेंगे, बट एक प्रबल दावेदार है नई खरीदारी का बंधन बैंक।
तो दावेदार है नई खरीदारी का, और वो खरीदारी आपको बढ़िया एक्शन में भी आती हुई दिख सकती है। बट एक स्पेस जहां पर जबरदस्त एक्शन सुबह से बना हुआ है वो है आपके सारे म्यूचुअल फंड स्लैश एएमसी काउंटर्स। HDFC AMC अभी भी 11.5% ऊपर है। UTI AMC में अच्छी तेजी है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC अच्छे एक्शन में है। निप्पॉन लाइफ में भी आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, और सुबह से ये सारे स्टॉक्स अपने गेन्स होल्ड कर रहे हैं। एक बार शरद अवस्थी साहब से भी इस पर राय लेनी है। एक तो बाजार का मूड माहौल है ही सर, और ये तो क्लोजली लिंक्ड बाजार के स्टॉक्स हैं, बट जो सेबी की बोर्ड बैठक में एक्सपेंस रेशियो में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया डिस्कशन पेपर आएगा, सेबी चेयरमैन ने कहा भी, चेयरपर्सन ने कहा भी कि ये डिस्कशन पेपर इंडस्ट्री को पसंद आना चाहिए जो ये सोच विचार कर रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है इन स्टॉक्स पर, आपका व्यू सर? देखिए, मुझे लगता है काफी डाउन ट्रॉडन सेंटिमेंट था जब से TER वाली न्यूज आने को थी, और लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि अभी भी बहुत छोटी है इंडस्ट्री कंपेयर टू जो साइज हम अचीव कर सकते हैं, चाहे बॉन्ड्स में हो, चाहे डेट साइड में हो, चाहे इक्विटी साइड में हो। तो आने वाले समय में भी मुझे कोई स्लो डाउन एज सच दिखाई नहीं देता। ये TER वाला ओवरहैंग था, चूंकि सेबी भी लॉजिकली बात कर रही है कि इंडस्ट्री के कॉस्ट स्ट्रक्चर को पूरी तरह डेमोलिश करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी भी स्कोप के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले समय में। मुझे लगता है HDFC अगर मीडियन वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है 30 टाइम्स, तो मुझे हिसाब से वहाँ 20% की अपसाइड है। ABSL AMC, UTI AMC सब में मेरे हिसाब से यहाँ से अगर वो मीडियम मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करते हैं और जो नॉर्मल नंबर्स रिपोर्ट करते हैं अगले साल 1.5 साल में, तो एवरेज में आपको अक्रॉस AMC 20 से 25% की और अपसाइड यहाँ से होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो ये है आपके लिए HDFC AMC। अभी भी अच्छी अपसाइड होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप देखें अंडर ओन स्पेस है, काफ़ी समय से थोड़ा दबाव भी बना हुआ था इस फेयर को लेकर, बट अब इसमें जान आपको लौटती हुई दिख रही है जब से यहाँ पर एक एक्शन आते हुए दिखा है। PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसको भी पुलअप करिए। 1.5% ऊपर PNB है और मूव अच्छी कर रहा है। PSU प्राइवेट दोनों बैंक्स की तरफ से अच्छा योगदान है। डेज हाई पर PNB है 2% ऊपर इस समय। वागले साहब से एक बार राय ली जाए। वागले साहब, PNB का चार्ट देखें सर, अच्छे मूव में है इस समय। दीपांशु, बिल्कुल एक बेस बना है पिछले कई हफ्तों में, 2 से 3 हफ्तों में। वो लेवल लगभग 50 का है, 49, 50, 50 का, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 52, 53 के पार अगर ये निकलता है तो इसमें एक बड़ी मूव आ सकती है। मैं 53, अगर आपको मोमेंटम पकड़ना है तो 53 के बाद ये सीधा 60, 62 तक जा सकता है। फिलहाल व्यू पॉजिटिव होगा, टारगेट 53 का होगा। ओके, तो व्यू पॉजिटिव है और टारगेट 53 का है। ये आपके लिए है PNB पर राय। आइए आशु सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु सर, गुड आफ्टरनून। एक बार जरा बाजार पर आपकी राय लेना चाहूंगा। ऑफ कोर्स वेडनेसडे को तो आपसे बात हो ही रही थी, तब नए रिकॉर्ड्स बने थे, उसके बाद आज फिर से नए रिकॉर्ड्स हैं, नई सीरीज की भी शुरुआत हुई है, तो वहां से भी थोड़ा आउटलुक दें अपना सर। आउटलुक है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि उस दिन भी बात हुई थी कि बबल नहीं है, चीजें ऊपर लेके जा सकती हैं, जिसमें IT सबसे ऊपर था। TCS की बाय कॉल दी थी, DLF की बाय कॉल दी थी। TCS आज ऑलमोस्ट 80 रुपए ऊपर है, मुझे यहाँ से भी 100 रुपए ऊपर लगता है। इनफी हमने पिछले हफ्ते कॉल दी थी एक्सपायरी के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो किसी न्यूज की वजह से 20-25 रुपए नीचे आ गया, बट वहां से अल्टीमेटली जहां लगता था कि 1350 की तरफ भी जाएगा, क्रॉस करेगा, वो आज देखने को मिल रहा है। बाकी भी जो PSU कुछ स्टॉक्स है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मा ठीक लग रहा है, मेटल्स भी ठीक लग रहा है। तो दीपांशु, ऑल इन ऑल मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। जितनी भी कॉल्स की हमने बात की, L&T, नए कॉल्स अगर आप दीपांशु कहें तो मैं मतलब कॉल्स तो बहुत सारी है और सब लोग कवर भी कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय है, टाटा स्टील बाय है, ONGC मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। जब अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार हमने कॉल लेने के लिए बोला था, कुणाल जी और राकेश जी की भी कॉल थी ONGC की। अभी भी लगता है कि मतलब वो पिछले जो चीजें पिछले महीने में नहीं चली, सेल वगैरह, टाटा स्टील वगैरह, ये सब चलेंगे, तो किसी भी तरह की कोई दीपांशु दिक्कत नहीं लगती है। सिर्फ एक चीज है कि यहाँ 50 या 100 पॉइंट के करेक्शन जरूर आ सकती है बीच बीच में, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, दीपांशु के ऊपर की कोई भी चीज लगी होगी, लगता है कि न्यू हाई में ले ली और कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो न्यू हाई वर्ड भी जो है, मुझे लगता है कि अब ये मल्टीपल टाइम्स हमको सुनने में, बोलने में यूज होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है लेने में। दीपांशु, जो मैंने सब स्टॉक्स बोले, आई थिंक DLF कैरी करना चाहिए, TCS भी कैरी करना चाहिए, मेटल स्टॉक कैरी करने चाहिए। और एक दीपांशु, एक स्प्रेड है मेरा अगले 3-4 दिन के लिए निफ्टी का, अगर आप कहते हैं तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ। 3-4 दिन 3-4 दिन मतलब आज है मंडे, नहीं सॉरी, आज मंडे वाली फीलिंग आ रही है।
है नहीं, आज वैसे तो फ्राइडे। फ्राइडे है, तो 3-4 दिन मतलब अपना जुलाई की फर्स्ट सीरीज वाला फर्स्ट वीकली। हाँ 3-4 दिन है सर, बिल्कुल बिल्कुल। सिंध के सुल्तान आशुमदा, एक मिनट। सुमित जी ने ऑब्जेक्शन ले लिया आपके बिगुल पे। सुमित जी बताइए सर, क्या है ऑब्जेक्शन? नहीं अनिल जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं भी चाह रहा था कि बिगुल की गुंजाइश थी मेरी तरफ से। अच्छा, आशु जी का था इसलिए वापस ऑब्जेक्शन ले लिया आपने। किसी और का होता तो आप बोल देते हाँ है ऑब्जेक्शन। चलिए कोई बात नहीं। सिंध के सुल्तान आशुमदा। जी आशु सर बताएं। जी देखिए, सारे स्टॉक्स लॉन्ग हैं, सब में लॉन्ग कॉल्स हैं। एक ही निफ्टी का अनिल जी 4 दिन के लिए बेयर स्प्रेड है, सिर्फ इसलिए कि शायद एक बार अगले 2-3 दिन में 19,050 के आसपास निफ्टी आ सकता है। आएगा अनिल जी, श्योरिटी नहीं है, आ सकता है। तो उसके लिए अनिल जी मुझे इन द मनी पुट लेनी है 19,200 की, और 2 आउट ऑफ द मनी 19,000 की पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 35-36 रुपए में। मैं फिर रिपीट करता हूँ जी, 19,200 की जो करंट है, मतलब 150 निफ्टी चल रहा है, 19,200 के जी 50 रुपए ऑलरेडी इन द मनी है, ये पुट लेनी है, और 19,000 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट है 35-36 रुपए। अनिल जी अगर 19,050 एक बार आ गया, जहां पे मुझे निफ्टी लेना है, क्योंकि 19,000 नहीं टूटता लगता और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई है, तो 19,050 के आसपास लेना है। तो लीजिए बेस्ट रूट है इंडेक्स लेने का, क्योंकि लीजिए इंडेक्स में मुझे है कि मुझे कॉल्स लेनी है और नीचे लेनी है। तो नहीं तो थीटा डीके हो जाएगा। अगर यहाँ पे रुक भी गया 20-25-50 पॉइंट ऊपर नीचे चला गया, तो जो इन द मनी कॉल्स है जी, उसमें वो जो डीके होता है प्रीमियम का, वो लॉस ले जाता है। तो हमें 35 रुपए में, जो कि ऑलरेडी 50 रुपए इन द मनी है, 35 रुपए के लागत से ये स्प्रेड बनाना है। और अली जी मुझे लगता है इसमें भी 3 गुना पैसे हो सकते हैं, मतलब ये 35 का 100 हो सकता है, और एक जो मुझे लेना है उस लेवल पे आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो अनिल जी निफ्टी में स्प्रेड बनाना है। और अनिल जी फिर मैं बोलता हूँ, 2 बेचने का मतलब है कि वो साइड नहीं जाएगी, तभी हम बेचते हैं। इसलिए बियर स्प्रेड बनाया कि ज्यादा नीचे नहीं लगता। फॉर क्लैरिफिकेशन, लोगों को लगता है बियर स्प्रेड है तो मंदी है, और बाकी जितने भी स्टॉक्स बोले अनिल जी वो बिल्कुल लॉन्ग रखने चाहिए। और धीरे धीरे करके मार्केट, मैंने बोला कि न्यू आई की, अब कई बार हम ये वर्ड अब हमारे को बहुत यूजेज में मिलेगा। परफेक्ट। ये है आपके लिए 19,000 का एक, 19,200 का एक पुट खरीद लिए इन द मनी वाला, 19,000 के 2 बेच दिए, 35 रुपये में एक काम हो जाएगा। और अगर थोड़ा करेक्शन आ गया 100-150 रुपये का 19,000 के आसपास का, तो ये हो जाएगा 3 गुना आराम से 100 रुपये के आसपास। बढ़िया स्ट्रेटेजी आशु सर की तरफ से आती हुई यहाँ पर। और वैसे भी 19,000 के आसपास आए तो आशु जी ऑलरेडी खरीदने के लिए तैयार भी हैं। बराबर। आइए अब फोकस करते हैं उस ऑब्जेक्शन पर जो सुमित जी ने लिया है बिगुल के साथ, सुमित के सुपरहिट। जी बताएं सर। जी अनिल जी मेरे पास बाय साइड का स्टॉक आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 230 रुपए 10 पैसे, 230.10। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कोल इंडिया पिछले 6-7 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। कोल इंडिया में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा जंप आज और अगले हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम का शुरुआत है, बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 225 का नीचे में सपोर्ट है, 225 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 235 रुपए का, जो दूसरा टारगेट बनेगा 238 रुपए का। तो कोल इंडिया में खरीदारी करें 225 के स्टॉप लॉस से 235 और 238 के टारगेट्स के लिए। एक सवाल आपसे मेरा आशु जी, जब ऐसे कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन शेयरों की कॉल्स आने लगे तो उसे क्या समझना चाहिए? मतलब एनालिस्ट के पास आइडियाज़ की कमी है, या फिर बाकी सारे स्टॉक थोड़े ओवरबॉट हो चुके हैं, या मतलब और कोई आंसर आपका है? ABC बताएं सर। अनिल जी पहले तो हमें तो ये शुक्र मनाना चाहिए, इन स्टॉक्स में चलने लग गए अनिल जी इतने सालों के बाद के कॉल्स आने लग रही है, और आने के बाद चल भी रहे हैं। नहीं तो ये स्टॉक्स तो चलते ही नहीं थे PSU, जो मैंने भी मेंशन किए। तो अनिल जी ऐसा नहीं है, मतलब ये होता है कि जो बाकी है, मतलब ओवरबॉट तो कोई भी नहीं है। लेकिन अनिल जी क्या होता है कि न्यू हाई, जो मैंने कहा कि बार बार यूज करना पड़ेगा ये वर्ड, न्यू हाई के आसपास अगर कुछ ले लेंगे और 10-20 रुपए की करेक्शन जैसे मतलब आ सकती है, तो वो जो स्टॉप लॉसेज है वो ट्रिगर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो रैली, मतलब राइट होके भी आप जब रॉन्ग हो जाते हैं ना लीजिए, वो बहुत तकलीफ होती है। तो आई थिंक ये कभी कभी होता है कि सेफ स्टॉक ढूंढने चाहिए। पिछले बार का जी एनटीपीसी भी हमारा वो था जिसपे जैकपॉट लगा, और कोल इंडिया वैसे काफी टाइम से चला नहीं है लीजिए, मैं भी इसको वॉच कर रहा था। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कैचअप करता है कि नहीं करता। कोल इंडिया में लीजिए 2 महीने पहले बहुत कॉल्स आई थी और इसी भाव पे था, और
पिछली रैली में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से REC, NTPC और बाकी स्टॉक्स चले हैं। तो अनिल जी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि आइडियाज की कमी है, आइडियाज बहुत हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक कॉशियस अप्रोच होती है और कभी कभी होता है अनिल जी वो बकेट भी बढ़ानी पड़ती है। चलो तो बढ़िया है, अच्छी बात है। कुणाल जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही। जी कुणाल जी। अनिल जी इसका अर्थ अनिल जी आपको ये लगाना चाहिए कि एनालिस्ट अनिल जी भरपूर मेहनत कर रहा है अनिल जी, क्योंकि सामने कोई कॉल नजर नहीं आ रही है अनिल जी, जो नॉर्मल चार्ट्स हैं उन पर कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो अनिल जी खोज कर अनिल जी निकाल रहा है ऐसे शेयर्स को जो नहीं चलते हैं, रडार पर नहीं रहते हैं आमतौर पर। तो अनिल जी कुछ रहे इसके लिए एनालिस्ट को मिलना चाहिए। ये रहा है मेरे को, आज सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़। बिल्कुल सही कहा कुणाल जी। मेरे को इतने दुबले लग रहे हैं सुमित जी मेहनत करके, कुणाल जी बहुत हेल्दी लग रहे हैं, पता नहीं तो सुमित जी तो दुबले लग रहे हैं, तो सुमित जी का तो समझ में आ गया मेहनत कर रहे हैं। कुणाल जी का पता नहीं, अब वाकई आज मेहनत नहीं कर पा रहे इसलिए दुबले लग रहे हैं, या पिछले 8 दिन 10 दिन से घूम रहे थे, मेहनत नहीं कर पाए इस वजह से थोड़े हेल्दी लग रहे हैं। यू डोंट नो। ओके, आइए मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब फरमाए सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जी बताएं सर। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक आपका एक पसंदीदा स्टॉक है, और एक दूसरा क्लू है कि मेरा स्टॉक सुनने के बाद वागले जी का भी एक पसंदीदा स्टॉक है, उनको अच्छा लगेगा। अगर चाहिए तो ये क्लू, इतने से क्लू से वागले जी बता सकते हैं स्टॉक कौन सा होगा। जी को भी पसंद आएगा, आपका पसंद थोड़ा दो सर क्लू। क्या कैश का है फ्यूचर्स का? कैश का वागले जी बता पाएंगे अनिल जी? तो अच्छा वागले जी, मैं फालतू में टेंशन। वागले जी आपका सवाल आप जवाब दो, आप जानो, आपका काम जाने। जी बताइए मेरा क्या लेन देना। करिए वाटेक वाबक तो नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वागले साहब आप तो ऐसे न थे। चलिए बहुत बढ़िया, वागले साहब को बधाई। जी बताइए जी। सबका नाम है वाटेक वाबाग, जो अभी 489 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी एक ट्रूली इंडियन एमएनसी है विद ग्लोबल प्रेजेंस, 25 से ज्यादा देशों में काम करती है, और ये कंपनी वाटर मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो वाटर को मैन्युफैक्चर करती है, रिसाइकल करती है वाटर को। बाकी ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज से दुनिया जूझ रही है, कई जगह सूखा पड़ता है और ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, तो इस कंपनी को जबरदस्त एक फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लगता है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल वाटर को भी रिसाइकिल करती है, और जो रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी है उसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी कंपनी ने लगाया हुआ है। इस तरह की कंपनी है। कंपनी के पास 125 से ज्यादा पेटेंट्स है, फिर 99 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, मतलब अगले साल इसका सेंटिनरी ईयर होगा। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 13,200 करोड़ की, और जिस तरह से सरकार का फोकस है, कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी हुई है, जैसे नमामि गंगे है, जल जीवन मिशन, फिर हर घर नल से जल, तो ये सब स्कीम का बड़ा बेनिफिट होगा इस स्टॉक को। बाकी इस कंपनी का गाजियाबाद जैसे शहर में 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है फॉर वाटर ट्रीटमेंट, मतलब ये कंपनी वहां का वाटर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है। इन्होंने पहले इस्तांबुल टर्की में भी ये 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो इन्होंने टर्की इस्तांबुल में भी वाटर वहां का पूरा मैनेज किया फॉर 3 इयर्स। बाकी डिसैलिनेशन पे अच्छा खासा फोकस है। चेन्नई में अभी हाल ही में इनको चेन्नई से लार्जेस्ट एवर डिसैलिनेशन का ऑर्डर मिला, और चेन्नई के डिसैलिनेशन प्रोग्राम का 70% शेयर इस कंपनी के पास है। और मिडिल ईस्ट से भी बहुत अच्छी डिमांड है, बिकॉज वहां पे वाटर डिफिशिएंट है। सऊदी अरबिया का ऐसे $28 बिलियन का आने वाले सालों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम है, तो इस कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। फिर हम जो आए दिन बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, एक सनराइज और ग्रोथ सेक्टर है, वहां पे भी वाटर को एक क्रूशियल रोल प्ले करना है, तो वहां पे भी इस कंपनी का काम पड़ेगा। तो इस तरह के दमदार फ्यूचर वाली कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। डेट रिडक्शन पे अच्छा खासा फोकस है कंपनी का। 428 करोड़ का पिछले साल डेट था, जो रिड्यूस होकर अब 213 करोड़ हो गया। फिर FIS DIS भी अराउंड 19-20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBI है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है। फिर राकेश झुनझुनवाला जी भी इसमें 8.04% स्टेक ओन करते थे, जो अभी भी रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे है। तो इस तरह की कंपनियां, मुझे लगता है ये स्टॉक भी
अभी नियर 52 वीक हाइज है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड नजर आते हैं। 515 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस। 480 का स्टॉप लॉस, 515 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। वाटेक वाबाग में ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सर बताएं दूसरा वाला स्टॉक। अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक है। बैंक स्टॉक्स आज फोकस में है और पीएसयू बैंक्स भी पीछे नहीं है। तो यहाँ से आज मेरे रडार पे है यूनियन बैंक, जो कि अभी 71 रुपीज 50 पैसे पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 76 के, स्टॉप लॉस रखना है 69 रुपीज का। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे। बुक वैल्यू है 109, 110 रुपए के आसपास। स्टॉक अभी 71 के आसपास है, मतलब 0.66 टाइम्स बुक पे ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है, क्लोज टू 3%। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी। पहले पैट देखेंगे तो 1541 करोड़ के पैट के सामने 2798 करोड़ का पैट था इस साल मार्च तिमाही में, ईयर ऑन ईयर। और ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर तो भारी अच्छी गिरावट आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा किया है। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स में इंप्रूवमेंट है, कासा रेशियो इंप्रूव हुआ है, एक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखाई है। बाकी ये जितने पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स है काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। मेरे रडार पे एक इंडियन बैंक भी था, बट इंडियन बैंक में आज 6% की तेजी हो गई है कंसोलिडेशन के बाद। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब चलने को तैयार है, यहाँ से अच्छे अपसाइड होनी चाहिए। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 76 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 69। ओके, 69 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई यूनियन बैंक में सेठी साहब की तरफ से। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से आते हुए। आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से 2:30 बजे की। सर हमें देखकर थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स में भी जोश भरते हुए आपको दिख रहा है। डेज हाई पर है, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, S&P फ्यूचर्स 1/4% ऊपर दिख रहे हैं। तो थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स भी एक्शन में है। आज तो पूरा ट्रेडिंग सेशन है। मंडे को इनका हाफ डे और फिर ट्यूसडे को छुट्टी होगी इनकी। यूरोप के बाजार में आधे से 1% मंडे को हाफ डे। इनका इंडिपेंडेंस डे होता है 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई पूरा दिन छुट्टी है। अच्छा, 4 को पूरी और 3 को आधा दिन। 3 को आधा दिन। तो आधा दिन ये पहले वाला रखते हैं बाद वाला रखते हैं? बाद वाला। नहीं, हाफ डे तो आप किधर भी कर सकते हो। हाँ, जनरली पीछे वाला रखते हैं। सेकंड फर्स्ट हाफ काम करना पड़े, सेकंड हाफ ठीक है। सेकंड हाफ में काम करना पड़े तो फिर तो फायदा नहीं होना। वो आधा दिन तक करोगे भी क्या? करोगे क्या? हाँ, वो तो बात सही है। या तो फिर आपको आधा दिन और, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एक्सचेंजेस हैं जो 1 जनवरी की छुट्टी नहीं रखते, है ना, हम अकेले यूनिक जो हैं पूरे, उनको आधा दिन की रखनी है तो सेकंड 1 तारीख को आधा दिन की पहले रख दो। एक्चुअली आइडिया अच्छा है सर। आइडिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं, आप मांगो तो सही। कितने सारे तो बिना मांगे दे रहा हूँ मैं, लागू नहीं होता प्रॉब्लम। वो बंसल जी चिट्ठी लिखने वाले ना, आपको क्या लगता है मेरा आइडिया ये फर्स्ट को आधा दिन छुट्टी करवाने का है? मेरा आइडिया तो पूरा ही कराने का है। तो मेरा क्या कहाँ चल रहा है? मेरा चल रहा होता तो मैं पूरी करवा देता है। ये तो मेरा पूरे वाला दिन वाला नहीं चल रहा, इसलिए मैं आधे पे आया कि चलो कुछ नहीं भाई हो, 12-1 बजे तक की तो छुट्टी दे दो। बंसल जी का क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे ना सेबी को चिट्ठी लिखने वाले बंसल जी ये वाला भी ऐड कर देना कि भाई अगर 1 तारीख को पूरी छुट्टी नहीं दे सकते हो, कम से कम आधा दिन की तो दे दो। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आज कुणाल जी ने बड़ा गलत बोला, वो कॉलेज वाली बात। मेरे तो घर से फोन आ गया कि कैसे कैसी बातें करते हो आपस में। मैं उनको क्या बताऊं कि ये कुणाल जी अपने मन की खिचड़ी अनिल जी खुद पका रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। कुणाल जी कहाँ से जानते कॉलेज के जमाने में? बंसल जी को पहचान तो बाद में हुई, लेकिन फिर भी हमें अच्छा तो लगा। लेकिन जो भी कुणाल जी ने बोला बहुत अच्छा लगा। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी छुट्टी नहीं दिलवा पाएंगे। अनिल जी अभी तक तो बंसल जी को घर से छुट्टी नहीं मिली। लेकिन अनिल जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ अनिल जी, कुछ ऐसे मार्केट्स हैं वर्ल्ड के जहां पर लंच ब्रेक होता है अनिल जी। तो जब आप ये छुट्टी की दरखास्त कर रहे हो तो अनिल जी एक लंच ब्रेक भी 1 घंटे का अगर हो जाए, देखिए हांगकांग में लंच ब्रेक है, टोक्यो में लंच ब्रेक है, 1 घंटे का अगर लंच ब्रेक मिल जाए अनिल जी बीच में बाजार के, तो अच्छा रहेगा अनिल जी, खाना वाना प्रॉपर हो जाएगा। तो यार ये सारी टेक्नोलॉजी हम जो इतनी बाहर से सीख के आते हैं, लागू करते हैं, ये वाली कोई सीखने नहीं जाता क्या? मतलब ये भी तो जब सीख ही रहे तो पूरे ही सीखे ना ढंग से। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये भी हो। भाई जब सारे ये इतने डेवलप मार्केट्स हैं, वहाँ से हम नई नई चीज़ें सीख के आते हैं कि ऐसा ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, फलाना ढिमका सब। तो ये भी तो सीख के आओ।
चलो हम तो इतना बोलने से हमारा दुख हल्का तो हो गया थोड़ा। थोड़ा शेयर हो गया। ओके, तो आइए तो वैसे अच्छे मूड में सर। ग्लोबल मार्केट अच्छे मूड में, ऐसा दीप ने बताया है और हम जो दीप ने बताया वही मान के चलेंगे कि अच्छे ही माने जाएंगे। अब आइए मैं बता दूं आपको क्या कुछ हो रहा है। 3 बजे तक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लेवल है, वो है 19,200। 19,200 के कॉल्स पर 83 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर 19,200 को पार करके आप 3 बजे के पहले टिक जाते हैं तो और बढ़िया बेहतरीन तेजी की संभावनाएं बनेगी। उससे पहले आपके लिए अब 19,100 बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां पर 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में बन चुका है। तो पुट राइटर ज़्यादा तेजी से राइटिंग कर रहे हैं, तेजी की तरफ पोजीशन बन रही है। थोड़ा बाजार ओवरबॉट भी हो रहा है। 1.48 का पुट कॉल रेशियो है। तेजी के मार्केट के हिसाब से, लाइफ हाई के हिसाब से भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल मार्केट्स के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अब आपको फ्रेश पोजीशन 19,100 के आसपास बनानी है, या फिर 19,200 के पार निकल कर टिक जाए 3 बजे के पहले तो आप सोचिए। और ख़रीदारी करने के लिहाज से ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 44,770 पे आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पर कोई आसपास दूर तक कोई न तो कोई रुकावट है न थकावट है। बैंक निफ्टी तो गजे भी कर रहा है दीप। 44,500 के पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,500 पर, जहां से आप 250 पॉइंट ऊपर है। 250 पॉइंट ऊपर है। और लेकिन ऐसा नहीं कि 250 पॉइंट ऊपर में शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। शॉर्ट ज़्यादा है नहीं। 44,500 का कॉल रेटर कितना 32 लाख, 728 लाख, यानी कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होकर रखी है। सो जो कुछ भी बैंक्स बढ़ रहे हैं वो फ्रेश खरीदारी की वजह से बढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि शॉर्ट कवरिंग के। 44,500 44,400 आपके लिए बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट है। इसके आसपास आने पर पक्का खरीदना है। अब आ जाएगा कल आएगा मुझे नहीं पता, वहाँ खरीदना है। और ऊपर में कोई ऐसा खुला नीला आकाश है, एक ही फॉर्मूला रखिए, कोई भी 75, 100 पॉइंट, 125 पॉइंट जो आपको ठीक लगे बैंक निफ्टी पे वो एक स्टॉप लॉस रखिए टॉप से, जहाँ भी टॉप बने। फॉर एग्जांपल अभी आज का टॉप आपका बन चुका है 44,787। 100 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो समझिए 44,685 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लिया। वहाँ तोड़े तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लीजिए, नहीं तो होल्ड करिए। तो आराम से राइड कीजिए, ट्रेल करते चलिए स्टॉप लॉस को। 45,000 45,200 की तरफ से बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। 45,000 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बस उतना ही। बाकी बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास आने पर खरीदना है, 19,100 के आसपास आने पर निफ्टी खरीदना है। किसी का शॉर्ट करने का मन हो तो आज बोले ना, सुबह से मना, सुबह से बोला हुआ है मैंने, इसलिए एक बार पूछ लिया। सुबह से बोला बेचना नहीं है। हाँ, बहुत साफ बोला है। और शुरुआत के 10-15 मिनट में देखो वहीं खरीद लो जहाँ भी आपको ठीक लगे खरीदने के लिए। आज तो मौका भी मिला। आज मौका तो देता है मार्केट। आज बेचने की बात है ही नहीं है। आज नहीं हो सकता, कल भी ना आए, हो सकता है। हाँ, मतलब आई मीन मंडे देखेंगे तब। बेचने बेचने का भी विचार है नहीं दीप, अनलेस की कोई क्लैरिटी आएगी डेटा के लिहाज से। आज भी देखो, अब क्या बेचो, अब मैं बताता हूँ आपको। 45,000 पे कितना कॉल राइटर है बैंक में, बैंक निफ्टी में 28 लाख शेयर। मच्छर है, कुछ भी नहीं। 28 लाख शेयर क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे बेचोगे आप? 19,200 के कॉल राइटर कितने निफ्टी में? 83 लाख शेयर। उससे ज़्यादा 19,100 पे पुट राइटर है 1.25 करोड़। क्या आप शॉर्ट करेंगे? क्या भेजे? 19,300 पे कॉल राइटर कितना? सिर्फ 68 लाख शेयर। सो एक्चुअली है ना, पोजीशन शॉर्ट साइड पे है ही नहीं। शॉर्ट साइड पे नहीं है, पुट कॉल रेशियो हायर होने के बावजूद इसीलिए बढ़ रहा है। और बढ़ने का पीछे कारण ये कि आज जो तेजी बन रही है वो कैश मार्केट में खरीदारी की वजह से बन रही है। ये डिलीवरी बेस्ड खरीदारी जो आपको आज डेटा में दिख जाएगी, जो आप शाम को डेटा देखेंगे दिख जाएगी। ठीक है सर, गॉट इट। आइए, कुशल है हमारे साथ और कुशल बताने वाले हैं ऑटो सेल्स के आंकड़े। कुशल, ऑटो स्टॉक से बढ़िया मूड में है, जून में कैसी रही है ऑटो कंपनीज की बिक्री? बिल्कुल दीप, जून में जिस तरह के नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें खासकर अगर आप टू व्हीलर्स देखें तो यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जून महीने में डिमांड जो है टू व्हीलर को लेकर ज़्यादा स्टेबलाइज होती हुई दिख रही है। पर सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। दिग्गज OEMs में मारुति सुजुकी करीबन 8% की ग्रोथ के साथ 1,68,000 यूनिट्स बेच सकती है। साथ ही M&M का जो ऑटो डिवीजन है वहाँ पर 62,000 यूनिट्स आ सकती है। तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हालांकि टाटा मोटर्स घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं M&M जो है यहाँ पर लीड लेता हुआ दिख सकता है पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में। जहाँ तक टू व्हीलर्स का सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही बजाज ऑटो पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ओवरऑल जो सेल्स है वो 1% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि जो
टू व्हीलर है, टोटल में करीबन 5% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर जो इनका एक्सपोर्ट्स आंकड़ा आता है वो कैसा होता है, क्योंकि नाइजीरिया में जो इश्यूज चल रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट आता है, ये इस पर फोकस करना है। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 3,11,000 यूनिट्स कंपनी टू व्हीलर के लिहाज से बेच सकती है। और रॉयल एनफील्ड अगेन यहाँ पर लीड ले सकता है, इस महीने भी करीबन 25% की ग्रोथ के साथ इनकी कुल बिक्री 77,000 यूनिट्स पर रहने का अनुमान लगाकर चल रहा है स्ट्रीट। साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर थोड़ा धीमापन आता हुआ दिखा है जून महीने में। बहुत ज़्यादा सेल्स अशोक लेलैंड में आपको नहीं दिखेगी, 1% का ही बदलाव एक्सपेक्टेड है। साथ ही VECV सेगमेंट आइशर का ये 5% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो उस कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी ये लीड लेते हुए दिख सकते हैं। और टाटा मोटर्स ऑन द कॉन्ट्रेरी 15% की डी ग्रोथ आ सकती है 31,500 यूनिट्स पर। अंत में ट्रैक्टर्स की देखें तो यहाँ पर भी लार्जली जो मामला दिख रहा है M&M और एस्कॉर्ट्स के लिहाज से वो फ्लैट रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ट्रैक्टर्स फ्लैट रहेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में अच्छी डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स में भी दो कंपनियां और खासकर M&M ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए ऑटो बिक्री के अनुमान। शरद जी, कोई की एक्सपेक्टेशंस आपकी? सर एक्सपेक्टेशन तो ठीक ठाक इस समय आ रही है, ऑटो स्टॉक्स ऑफ कोर्स जबरदस्त मोमेंट में है। जी, ब्रॉडली हमें लगता है रूरल इंडिया में जो पिकअप आएगा उसकी वजह से हो सकता है मंथली डेटा में टू व्हीलर्स में थोड़ा आपको बेटर नंबर्स देखने को मिले। जैसा कुशल भी कह रहे थे कि अगर एक्सपोर्ट वाले साइड से कुछ और बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं या कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बजाज वगैरह के लिए चैलेंज रहा है। वैल्यूएशंस के लिहाज से टीवीएस वगैरह हमें लगता है लगभग ऑप्टिमली प्राइस्ड है। टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प बेस्ट बेट रहनी चाहिए। और पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में मेरे हिसाब से ये तेजी कंटिन्यू होनी चाहिए, डिमांड स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। एक आधा महीना स्लो होता है तो वो अलग बात है, बट ट्रैक्टर्स में भी मेरे हिसाब से ये मंथ पूरा होते होते मॉनसून काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है। ये मंथ पूरा होते होते जो इनिशियल जिटरीनेस है वो भी कम हो जाएगी, तो ट्रैक्टर्स में भी कोई ऐसा स्लो डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है सीवीज में लॉन्ग टर्म साइकिल काफ़ी मजबूत है, टू व्हीलर्स में भी अच्छा रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पैसेंजर व्हीकल्स में भी अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। टू व्हीलर्स में टॉप बेट हमारी होगी हीरो मोटोकॉर्प, और पैसेंजर व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स सबके मिक्स के हिसाब से टाटा मोटर्स, और सिर्फ अगर कमर्शियल व्हीकल्स पे बैट करना है तो अशोक लेलैंड 190 रुपये क्लच के हिसाब से। ओके, तो यह है आपके लिए ऑटो बिक्री का ट्रेंड बढ़िया रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी ऑटो स्टॉक्स की तरफ से इस महीने ऑटो के लिए महीना बहुत जबरदस्त है। बड़े बड़े लॉन्चेस हो रहे हैं इस बार, बड़े बड़े। हाँ, यस, मैं स्वाति से बात कर रहा था तो वो बता रही थी इस महीने बहुत सारे लॉन्चेस हैं। तो एक बार मैं आपको डिटेल में उनसे इन्फॉर्मेशन लेके बताऊंगा भी कि किस तरह के लॉन्चेस इस महीने होने जा रहे हैं। लेकिन बहुत लॉन्च हो रहे हैं, मज़ा आएगा। तो ऑटो स्टॉक्स में बड़ा एक्शन रहेगा। ओके, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहला ETF जो रिकमेंडेशन में आया था कुणाल जी राकेश जी की तरफ से ऑटो ही था। यस, अगर मैं सही हूँ तो क्यों सर, ऑटो ही था आपका सबसे पहले रिकमेंडेशन में, कुणाल जी राकेश जी? नहीं अनिल जी उससे पहले हमने FMCG भी रिकमेंड किया था। FMCG का ETF है वो भी रिकमेंड किया था। फिर उसके बाद हमने ऑटो रिकमेंड करा। फिर हमने अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट हमारा रिकमेंडेशन है वो फार्मा का ETF है। अच्छा, FMCG मेरे ध्यान में नहीं आया। FMCG ऑटो फार्मा बहुत बढ़िया, जबरदस्त एक्शन इन सारे में आपको आता हुआ दिखा। तेजी गजब की है बात, तेजी गजब की। सर कंजम्पशन से कोई भी अगर लिंक्ड है तो आपको वहाँ पर मूव आती है। सही जवाब। चलिए, ऑटो FMCG ये दोनों आपके रेडार पर रहनी भी चाहिए। और FMCG काउंटर्स की तरफ से भी मूव आ रही है इस समय, ऐसा नहीं कि FMCG का भी एक्शन नहीं है। इनफैक्ट शरद जी से एक बार FMCG पर भी राय लेनी है। शरद जी, मॉनसून फाइनली फुल फ्लो में आ गया है। हमने देखा है कि मुंबई में पिछले 3-4 दिनों की रेन से पूरे जून का कोटा भी कवर हो गया, बट पूरी कंट्री में अब आ रहा है। ओवरऑल फाइनल मॉनसून फिगर्स अभी थोड़ा टाइम दूर हैं, बट थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया है और FMCG इंडेक्स भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, कंजम्पशन स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। जरा राय दें सर अपनी, और कोई FMCG काउंटर जो आप खरीदना चाहेंगे इन लेवल्स पर भी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी मॉनसून और बेटर होना चाहिए। रूरल डिमांड में ऑलरेडी अप्रैल ऑनवर्ड्स हम पिकअप देख रहे थे, उसका भी फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुए हैं, बट मेरा ये मानना है कि अभी भी प्री कोविड जो हाईज थे उससे काफ़ी ऊपर हैं। तो ग्रेजुअली अगर नॉर्मल रेंज पे आते हैं तो काफ़ी करेक्शन की गुंजाइश वहाँ भी है, वो इनके लिए एक एडेड बेनिफिट होना चाहिए।
मिल्क प्राइसेस में कुछ खास कमी आई नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि हाल फिलहाल में कुछ खास कमी आएगी, तो वहाँ से शायद ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। बट बाकी जितना रॉ मटेरियल प्रेशर था वो काफ़ी हद तक ईज्ड आउट हो गया है और रूरल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका इनको फ़ायदा मिलना चाहिए। बट वैल्यूएशन के लिहाज से जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर ट्रेड करते हुए लगते हैं, तो मेरा बेस्ट बेट होगा कि वो शायद थोड़ी टाइम करेक्शन देखें रादर देन प्राइस करेक्शन। बट अगर लेना हो तो मेरे हिसाब से बजाज कंज्यूमर एक बढ़िया बेट हो सकती है, जहाँ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है और जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज आने वाले समय में आ सकते हैं। जाइडस वेलनेस हम लोग रिकमेंड कर रहे थे, बट अब ये रिसेंटली जो शुगर फ्री वगैरह की प्रॉब्लम है इसके बाद मुझे लगता है उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। इमामी एक बढ़िया स्टोरी हो सकती है, जहाँ अभी तक बहुत ज़्यादा रन अप आया नहीं है, तो वो एक बढ़िया स्टोरी हो सकती है। ज्योति लैब्स एक बढ़िया स्टोरी है, जहाँ हमें लगता है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर मुझे बेट करना होगा तो मैं फ्रंट लाइन्स पे बेट नहीं करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखाई नहीं देती। बट इमामी, ज्योति लैब्स और बजाज कंज्यूमर में मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए। ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर, ये 3 एफएमसीजी काउंटर्स हैं जो शरद जी के रेडार पर हैं। आप भी अपने रेडार पर रखें। डेज हाई पर ज्योति लैब्स इस समय ट्रेड कर रहा है 2.5% ऊपर आपको ये काउंटर दिखेगा। ओके, नए रिकॉर्ड स्तर पर है बाजार इस समय। 200 पॉइंट की तेजी अब आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है और एक ही लेवल वापस मेरे दिमाग में आता है 19,200 की तरफ अभी निफ्टी मूव कर रहा है। बट 19,025 जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, जो हमारा दूसरा टारगेट था, आपको याद होगा 14 जनवरी 2021 में हमने स्पेशल शो करा था बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, वहाँ पर हमने बात करी थी। 3 बड़े टारगेट्स अनिल जी ने दिए थे, उसमें से दूसरा टारगेट आपका था 19,025 का। ये जो बुल मार्केट फॉर्मूला हमने निकाला था कहाँ तक जा सकता है बाजार, और वो आज क्रॉस हो गया। एक बार ज़रा फिर से मैं व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि किस लेवल की कब हमने बात करी थी, और फिर अनिल जी से एक फॉलोअप क्वेश्चन भी उस पर लूँगा। अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट, तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। 19,025 आ गया 150% बॉटम से। इनफैक्ट अब 150 क्या 151% ले लेते हैं इसको अनिल जी, बट बड़ी रैली बन रही है। अब तीसरे टारगेट पर नजर है सर? बिल्कुल है नज़र, और 21,080 भी दिखेगा दीप। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जितनी हमें वाहवाही या फिर लोगों का धन्यवाद मिला कि नहीं लेने वाली हमने जो शुरू की थी फरवरी 2020 में, याद है कि भाई 12,000 की निफ्टी से हम लगातार कह रहे थे 11,500, 11,800, 12,000, मतलब 11,000, 10,800 हर लेवल पर कि नहीं लेना है। उसके बाद 7,500 का निफ्टी हुआ भी, और लोगों ने ये सोचा कि हमने नुकसान से बहुत बचाया। काफ़ी लोगों ने बेचा, काफ़ी लोग लेना चाहते तो नहीं लिया, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ को जितनी प्रशंसा तारीफ मिली उसको इतनी इसको नहीं मिली। वेल्थ इसने बनाई है। हाँ, जबकि वेल्थ इसने बनाई, उसने बचाई है, इसने बनाई है। क्योंकि 14,000 की निफ्टी पर आपका ये कहना कि कोई साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा, 17,750 दिखेगा, 19,025 दिखेगा, उसके पहले कोई बड़ा करेक्शन आपको आना नहीं है। और 21,080 के टारगेट इस बुल रन के। आज 21,000 की बात हर कोई करता है, करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त 14,000 के टाइम बोलना आसान काम नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि बॉटम के फॉर्मूले आपको कई जगह मिल सकते हैं, लेकिन टॉप का फॉर्मूला पहली बार ही, आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं कि बाजार का टॉप कैसे बनेगा, बिल्कुल उसका फॉर्मूला। और हमने पिछले 3 बार के बुल रन को लेकर समझकर उसके डेटा के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे किस तरह से आगे बढ़ता है, उस हिसाब से हमने ये 3 टॉप बनाया। सो आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा काम का ये है कि जहाँ लोगों के पैसे बने हुए, लोगों ने भरोसा करके इन्वेस्ट किया है, तो मिलनी चाहिए थोड़ी इसको भी, इस वाले फॉर्मूला को वो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो इज्जत और वो प्यार मिलना चाहिए जो लोगों का शायद नहीं मिला। क्योंकि लोगों ने, वो हो सकता है या तो ऐसा है कि वो नहीं लेने वाला हमने पहली बार किया था और उस समय लाइमलाइट भी हुआ, काफ़ी बाजार भी खराब था, शायद घट भी जल्दी गए। यहाँ बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, घटने में टाइम कम लगता है। नीचे जाता है तो लिफ्ट से, आता तो ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ियों से, वो कहावत है ना। बट आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त हो। इसी पर एक राय में एक बार लूँगा भी आशु सर से भी, क्या 21,080 पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, वो आपके सामने रखी जाए।
2200 करोड़ रुपए के Yes, आसपास sir. के भारत बीएल के ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बड़े ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है सर, मतलब बहुत अगर बड़ा ऑर्डर। पूरी ऑर्डर बुक 8000 करोड़ है और 2100-2200 करोड़ का ऑर्डर अभी आया है, मतलब ऑर्डर बुक का 25%, 25%। इनफैक्ट पुरानी ऑर्डर बुक से गिरा 33%। यस, 6000 करोड़ की बुक ऑर्डर बुक पे 2100 करोड़ का ऑर्डर, बहुत बड़ा वाकई में बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बहुत कहा बड़ा जाएगा। ऑर्डर है सर। ये है बीएल के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर। बड़ा ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और बीएल के लिए ये बड़ा ऑर्डर 2191 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की हम थोड़ी और कोशिश करेंगे जानकारी आपके सामने लाने की, लेकिन बड़ा ऑर्डर आपके सामने बीएल में आता हुआ दिख रहा है। 2191 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। इस ऑर्डर को मिलाकर 8091 करोड़ की पूरी ऑर्डर डिफेंस ऑर्डर कहाँ से है? डिफेंस ऑर्डर है सारे। डिफेंस वॉरहेड्स, एयरबोर्न जैमर्स, सर्वेलेंस रेडार, मिसाइल गाइडेंस रेडार, अपग्रेडेड रेडियो रिले और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के सोनार और स्पेयर्स का ये ऑर्डर है। 5900 करोड़ की ऑर्डर बुक थी अनिल जी एग्जिस्टिंग, जिसके ऊपर ये 2200 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, तो 33%। ओह 33% का 33% का ऑर्डर मिला। माय गॉड, बहुत बड़ा ऑर्डर Current कहा order जाएगा। book 33% का ऑर्डर बीएल के लिए गेम चेंजर हो सकता है ये ऑर्डर एकदम। बहुत एक बार बड़ा जरा शरद जी से भी राय लूं। शरद जी, आप अपनी राय तैयार करें बीएल पे, तब तक जल्दी से चार्ट्स पर एक बार राय लेना जरूरी है। कुणाल जी, बीएल 125 के पार निकलता हो, बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, जरा बताएं सर। अनिल जी देखिए, चार्ट में भी बड़ा अपट्रेंड चल रहा है और हम लगातार इसके स्टॉक की बात करते आए हैं। नीचे के लेवल्स पर एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हाल फिलहाल में करेक्शन जरूर हुआ, लेकिन आज फिर से तेज हो गया है। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है बने रहें, रिवाइज स्टॉप लॉस 120 के आसपास रखें और मुझे लगता है कि नए हाईस के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इसके लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, फिलहाल होल्ड करें, ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। जाहिर सी बात है कि अगर 33% की ऑर्डर बुक एक ही ऑर्डर से जुड़े एक ही order से। और वो भी डिफेंस से जुड़ा हुआ ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। एक बार जरा शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी बताएं सर। हाँ जी, जनरली एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगले 2-3 सालों में 5-5.5 रुपए की ईपीएस आएगी। अब ये इस ऑर्डर के साथ मेरे हिसाब से आप आसानी से उम्मीद कर सकते हैं कि जो फॉरवर्ड नंबर्स हैं वहाँ 20-25% का 25 से 30% का उछाल ऑलरेडी हो जाएगा। तो 6-6.5 रुपए की ईपीएस और मेरे हिसाब से 25-30 का मल्टीपल मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो 150-200 रुपए के लक्ष्य, और ये जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से ये पूरे डिफेंस सेक्टर में आपको आने वाले 4-5 सालों में लगातार देखने को मिलेगा। साल 1.5 साल में जैसे जैसे ऑफसेट क्लॉज और ज़्यादा ट्रिगर होता है, डोमेस्टिक वाला इनपुट जो क्लॉज है वो ट्रिगर होता है, इनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। एवरेज में हमारा ये मानना है कि बीडीएल हो, चाहे हैल हो, चाहे बीएल हो या और भी कोई डिफेंस से रिलेटेड कंपनी हो, सबके ऑर्डर बुक में एटलीस्ट 1.5 से दुगना होने की गुंजाइश है। तो जैसे जैसे ये होता है अगले 2-3 सालों में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी री-रेटिंग हो सकती है। शुरू करने के लिए आप 150-175 रुपए के लक्ष्य बीएल पे रख सकते हैं। 175 तक के टारगेट्स आप बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखिए सर। बड़ा बहुत बड़े ऑर्डर भी उतना बड़ा है सर, मतलब मजबूत एक ही order बार में 33% का ऑर्डर, तो बड़ा ऑर्डर है, बड़ा इसमें order कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 19-25। हाँ, आशु सर, जो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला की, बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, तीसरा टारगेट है हमारा 21,080 का। बताएं सर, क्या है आपका विचार उस पर? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको ये बधाई देना चाहता हूँ और एक सजेशन भी है। जैसे अनिल जी वो ऑप्शन कैलकुलेटर ब्लैक शूज ने निकाला था और अपना मॉडल उसका रजिस्टर्ड है, आज भी जो ऑप्शन कैलकुलेशन जो उसकी प्राइसिंग है वो उसी के नाम से जानी जाती है। तो अनिल जी आपकी स्टडी पे सबसे पहले तो आपको सलाम है, मतलब जो आपने कैलकुलेशन निकाली थी, और आज भी मुझे याद है जब आपने एक शो किया था, स्पेशली हाईलाइट किया था और मेरे को बोला था कि बिल्कुल जरूर देखना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और कुछ टारगेट्स निकाले हैं और स्पेशली हमें कहा था। और अनिल जी मुझे ध्यान है कि ये वो 11 बजे जब ये खत्म होता है मॉर्निंग शो, उसके बाद आपने शो किया था और एक कैलकुलेशन शेयर की थी। तो अनिल जी पहली चीज तो वो। दूसरी चीज अनिल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी जो आपको अप्रिसिएशन है वो कम मिली है अनिल जी। वो ना वो जो एक चेंजिंग सिनेरियो हो गया ना, जैसे टेस्ट मैच, आज भी अनिल जी रियल क्रिकेट टेस्ट मैच है, लेकिन T20 जब आ जाता है तो अनिल जी आप देखिए 85 मैचेस आईपीएल के हो रहे हैं और वो पूरे के पूरे स्टेडियम खुल जाते हैं और टेस्ट मैच का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म लाइफ हो गई है ना हमारी, ये वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, इसमें तो बड़े बड़े टारगेट ओवर तो थोड़ा टाइम होराइजन ज्यादा होता है, तो इसलिए आई थिंक उसमें कहीं खो जाते हैं और एप्रिसिएशन कम होती है। लेकिन जैसे हम टेस्ट मैच को कहते हैं कि रियल क्रिकेट वही है, तो अनिल जी असली पैसा तो अगर किसी ने बनाया हो या वेल्थ जनरेशन हुई हो, इसमें मैं भी कभी कभी कितनी बार बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म वाली चीज मुश्किल हो गई है या डिफिकल्ट हो गई है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बट अदरवाइज अनिल जी देखिए, क्योंकि नेचुरल प्रोग्रेशन भी है। और अनिल जी लास्टली जो आपने कहा कि उसमें वाहवाही क्यों ज्यादा मिली थी,
अनिल जी, क्योंकि इस मार्केट में बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। होता क्या अनिल जी, कोई चीज 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ठीक हो, लेकिन 3-6 महीने में ऐसा कुछ गलत हो जाए कि वो क्लाइंट या वो पार्टिसिपेंट रहे ही ना, और वो 3 साल देखने के लिए उस मार्केट में सर्वाइव ही ना करे, तो अनिल जी वो बचाना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक इसलिए भी था कि वो उस वक्त जो आपने जिस तरह से बचाया, वो अप्रिसिएशन ज्यादा मिली। तो आई थिंक मेरा, और बाकी अनिल जी अब ये तीसरा टारगेट है, जैसे अब जो कल परसों जो इंपॉर्टेंट बात हो रही थी अनिल जी, हर बार पीक पहले पिछले 20-25 सालों में जब भी पीक बनती थी और वो पीक ब्रेक होती थी, इट वाज यूज्ड टू बी अनविलिंग ऑफ सम स्कैम। कभी हर्षल मेहता स्कैम, कभी केतन पारेख, कभी सीआर बंसाली आया, या कभी वो 2007-8 की ग्लोबल क्रैश हुए। लेकिन इस बार अनिल जी ना फोमो है, ना कोई बबल है, ना किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी धीरे धीरे करके ये मार्केट मतलब अपना टाइम जरूर लेगी मार्केट, लेकिन अच्छी लगती है अनिल जी। तो वो टारगेट भी जरूर आपका आगे पीछे करके जरूर आएगा। टारगेट जरूर आएगा, वक्त जरूर आएगा, ये है आपके लिए आशु सर का भी पूरा भरोसा। डबल सेंचुरी निफ्टी पर आपको लगती हुई दिख रही है। 19,175 पर इस समय 19,180 का आज का हाई बाजार ने बनाया है। सुबह बोला इसलिए शॉर्ट आज करना, आज शॉर्ट नहीं, आज का मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब ऐसा है जब जिस दिन मैंने शॉर्ट वाली स्ट्रेटेजी दी ना हो। एब्सोल्युटली आज दी नहीं दी। दीप ने कोशिश की थी मांगने की, पूछने की, अभी भी की थी। दीप का तो काम है, देखो दीप तो कोशिश करेगा हर तरह से, जो जहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, स्ट्रेटेजी निकाल पाए। आपकी कोशिश को तो सलाम ही है, लेकिन आज नहीं है, आज दिन नहीं है, अभी भी नहीं। मुझे याद है सर, आज सुबह आई डोंट नो ऑन एयर था या जब हम सेपरेटली बात कर रहे थे, आपने कहा भी था आज पूरी संभावना है डेज हाई पर बाजार बंद होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस समय हम ब्रेक में थे, हाँ। और सुबह ब्रेक में थे, तब ब्रेक में हम वैसे बात कर रहे थे, तो मैंने दीप को तब यही कहा था कि डे हाई पर बंद होगा। तो तब दीप ये पूछ भी रहे थे आज सर बिल्कुल भी शॉर्ट का कहीं कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। मैंने कहा नहीं, डे हाई पर बंद होगा। तो याद है सुबह हमारी बात बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आइए स्पेशल पिक राकेश जी, कुणाल जी आपको एक देने के लिए तैयार है, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा स्पेशल पिक है, पिक ऑफ द सीरीज है, पिक ऑफ द वीक है नेक्स्ट वीक के लिए अमर राजा बैटरीज। इसके अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। अभी तक कुछ समय पहले तक तो, एक साल पहले तक तो इस स्पेस में जो रैली को लीड करता था वो हमारा राजा बैटरी लीड करता था और एक्साइड फॉलो करता था। अभी उल्टा हो रखा है। अब हमारा राजा बैटरी भी अच्छा कैचअप करेगा। वीकली चार्ट पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, इस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लगभग 1.5-2 साल बाद ये ब्रेकआउट इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने आज के ट्रेड में बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी 665 670 की, जिसको पार किया है और अब उसके ऊपर बंदी होने जा रही है। जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हुआ है, इससे लगता है कि ये काफी लंबी दूरी तय करेगा। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जाए तो 664 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पोजिशनल बेसिस पर स्टॉक को रखें तो हमारे टारगेट्स काफी अग्रेसिव हैं। पहला टारगेट होगा 740 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 780 रुपए का। तो 740 780 के टारगेट के लिए हमारा राजा बैटरी में खरीदारी करें। राजा बैटरीज खरीदारी करने के लिए ये तो मंशु जी पता नहीं है, तो अब एफएनओ में नहीं रहा स्टॉक, मालूम है ना? मालूम है अनिल जी, तभी तो रडार पे नहीं आता किसी के। ये तो हम और कुणाल जी अनिल जी टोटल उसमें लगे रहते हैं स्कैनिंग करने पर, तो इसलिए रडार पर है। एफएनओ में होता तो अनिल जी सुबह से ही रडार पे आया होता। तो आप क्या कह रहे हैं, बाकी लोग ये जो आशु जी और वागले साहब और सुमित जी ये स्कैनिंग में नहीं लगे रहते, क्या कहना चाहते हैं आप? अनिल जी देखो, अनिल जी सुमित जी तो जब क्या कहते हैं ऑफिस में नहीं होते हैं तो वो काम भी कम कर रहे होते हैं, कमजोर भी लग रहे होते हैं। जब ऑफिस में नहीं होते हैं तो वो कमजोरी वैसी दिखती है जो उनकी हकीकत है। और उस दिन उनकी कैश की पिक्स भी कम आती है, काम भी कम करते हैं। घर का भी काम रहता है और बॉस हो तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है परफॉर्मेंस का। वो दोनों कारण है सुमित जी के। आशु सर कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु सर। अरे जी, राकेश जी को पता, हम तो डबल काम करते हैं, स्टॉक्स की स्कैनिंग में भी लगे रहते हैं और एनालिस्ट की स्कैनिंग में भी लगे रहते हैं। वही तो दूसरा वाला ही तो डेंजरस है सर। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर देखते हैं वागले साहब ने क्या स्कैन किया है। जी वागले साहब।
अनिल जी, फेडरल बैंक को BTST करके जाना चाहिए। बहुत दिनों के बाद इसमें कंसोलिडेशन के बाद वाला ब्रेकआउट आया है। 126 रुपये 50 पैसे के करंट भाव है। आप एक 125 का स्टॉप लॉस रखिए, 1.5 रुपये का रिस्क होगा। 130 के लेवल्स आपको मंडे को मिलने चाहिए। पोजिशनली 135 140 तक भी जा सकता है। ये थोड़ा सा लंबा व्यू होगा, लेकिन मंडे तक के टारगेट्स 130 का है, तो 1.5 रुपये रिस्क 4 रुपये रिवॉर्ड, ऐसा ट्रेड सेटअप। तो फेडरल बैंक यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी 1.5 रुपये के रिस्क के साथ। बहुत ही बढ़िया टारगेट्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। आइए एक स्टॉक जिस पर करते हैं फोकस, जो आज खुला काफ़ी नीचे लेकिन खुलने के बाद रिकवरी भी उतनी ही शार्प आई है, और वो है टाटा कम्युनिकेशन। एक और एक्विजिशन करने की तैयारी में है। क्या है ये एक्विजिशन, टाटा कम्युनिकेशन के लिए अच्छा खराब कैसा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं कुशल, डिटेल्स लेकर। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, तो शुरुआती समय में जब ये ओपन हुआ था तो 3-3.25% तक की गिरावट थी। अब आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पर टाटा कम्युनिकेशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे जो एक्विजिशन की आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन होने वाला है इनके लिए। कालेरा नाम की एक US बेस्ड कंपनी है, इसको इन्होंने अधिग्रहण किया है कुल मिलाकर 821 करोड़ रुपए में। अब ये जो अधिग्रहण है, कंपनी का जो CPaaS कारोबार है, यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, जैसे कि आप रूट मोबाइल को जानते हैं, तो वो भी ये प्लेटफॉर्म्स देती हैं जिसमें मैसेजेस, इंस्टेंट मैसेजेस, पुश नोटिफिकेशंस एंड अलग अलग कंपनियों को ये जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, इस पर इनका सबसे बड़ा फोकस रहता है। तो 821 करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण ये कर रहे हैं। अब 24 साल पुरानी कंपनी है, तो बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर सामने आ रहा है। एंड ग्लोबल लेवल पर अगर आप कंपनी की रीच देखें कालेरा की, तो 190 से ज़्यादा देशों में 1600 ऑपरेटर्स यहाँ पर इनके कनेक्शंस मौजूद हैं। तो क्लियर कट यहाँ पर इनकी जो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। साथ ही अगले 6 से 9 महीनों में ये अधिग्रहण पूरा किया जाएगा, और कंपनी के पास अब देखिए लगभग 1229 करोड़ की नेट डेट भी है। तो ये हो सकता है कि एक इनिशियल जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो रह सकता है इनके लिए, बट आगे का जो ग्रोथ पैटर्न रहा है कंपनी का पिछले 3 सालों में वो काफ़ी शानदार है। कैलेंडर ईयर 20 में 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, और 2022 में जो जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर रहता है, 2800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने कर दिया है। तो लगभग 2.2 टाइम्स यहाँ पर रेवेन्यू लेवल पर कंपनी ने ग्रोथ किया है, और CPaaS कारोबार को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने के लिए इन्होंने कालेरा का अधिग्रहण किया है। तो इसी वजह से ये फोकस में है टाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन। नई एक्विजिशन भी कंपनी ने करी है, और आपके लिए खबर भी आती हुई दिख रही है। थोड़ा सुबह हमें स्टॉक कमज़ोर दिख रहा था, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। अब हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड भी कर रहा है। सुमित जी, टाटा कम्युनिकेशन एक बार चार्ट देख लें सर, वापस आज एक्शन में आ गया, अब 1600 की तरफ मूव कर रहा है। के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस तो होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, और दबाव दिखाने के बाद हमें वापस से यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर ऊपर में 1650 1700 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें, और नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा 1560 का बनेगा, ऊपर में 1650 और फिर 1700 ये लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, सुबह थोड़ा नर्म था, बट उसके बाद से आपने इसमें बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी भी है। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर, करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। सुबह की कॉल्स तो ज़बरदस्त रही, M&M पर भी हमने एक्शन आते हुए देखा, बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स ज़बरदस्त मोमेंटम में है ही। बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, ऑटो तो ओवरऑल फ्लेवर में है ही, और एक अच्छा मूव हमें ऑटो में देखने मिला। इसीलिए M&M चूज़ किया था, और M&M में एक अच्छा मूव एज एंटिसिपेटेड देखने में मिला। फार्मा भी अच्छा चल रहा है, फार्मा में भी एक अच्छा मूव देखने मिला। सो ऑटो एंड फार्मा इंडेक्स हैज़ रियली डन क्वाइट वेल, बट एंड ओवरऑल मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और बैंकिंग स्पेशली दीप में कंटिन्यूसली यहाँ पे बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए 45,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 45,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 6 जुलाई की एक्सपायरी का 123 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में 44,800 के स्ट्राइक का कॉल चूज़ किया था, और अभी ऑलमोस्ट 44,800 तो आ ही चुका है। मैंने
कहा था मेरे टारगेट 45,200 के, तो 45,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 123 पर खरीदे। यहाँ पे दीप जो स्टॉप लॉस लगाना होगा डेट विल बी एट 54 रुपीज़, सो 123 पर खरीदे, 54 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में बन रहा है 209, फर्स्ट टारगेट है 209 एंड सेकेंड टारगेट इज 267, सो 209, 267 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 45,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। 45,000 के कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना है, ये है आपके लिए जय का भरोसा और बढ़िया भरोसा है, क्योंकि स्टॉक में बाजार में बढ़िया एक्शन है। बैंकिंग स्टॉक भी आपको तेजी में दिख रहा है, 450 पॉइंट ऊपर वापस आपको बैंक निफ्टी भी दिख रहा है। बट बैंक्स के साथ साथ ऑटोज पर रखिए नजर। अभी टाटा मोटर्स एस्कॉर्ट्स की बात हो ही रही थी, ऑटो सेल्स के हमने आंकड़े की बात करी, क्या है अनुमान? मारुति पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है, 2.5% ऊपर मारुति इस समय आपको दिखेगा। तो यहाँ से एक्शन अब शुरू हो रहा है, सेक्टर का लीडर जो इस समय वापस मोमेंटम में आ रहा है। बागली साहब, मारुति भी देख लें, यहाँ पर क्या करना है ये भी बताइए। दीपांशु, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मुझे लगता है मारुति का जो आज ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट्स पे, अगर ये ब्रेकआउट आया है और ये सस्टेन अगर करता है, जो मुझे दिखता है होना चाहिए, तो ये 11 साढ़े 11,000 तक ये मूव चलनी चाहिए। ऑब्वियसली ये पोजिशनल व्यू है। 9,850 के आसपास के करंट भाव पे मेरा स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा लंबा, क्योंकि आज अच्छा चला है। 9,620 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ऊपर में पोजिशनली आप यहाँ पर लेके होल्ड करते हो तो यहाँ से 11,000 साढ़े 11,000 तक का व्यू मेरा 1 से 1.5 महीने का। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर राय। जबरदस्त एक्शन में मारुति भी 10,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। आइए सुमित जी की तरफ बढ़ते हैं हम तेजी से बिगुल के साथ। सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, बाई का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 73 रुपया, 73 रुपीज 20 पैसा। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पिछले 1-1.25 महीने के करेक्शन और साइडवेज मूव के बाद अब स्टॉक यहां से लग रहा है कि एक अच्छा जंप, अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। ये स्टॉक में जस्ट अभी मोमेंटम शुरुआत ही हुआ है, 2 दिनों से थोड़ा सा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और अब ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव अगले हफ्ते में आने वाले दिनों में दिखाने को तैयार है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में 70 रुपए का लगा है। 70 रुपीज के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 82 रुपीज का, तो 78 से 82 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉप लॉस से। ओके, बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही है। कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर आपको होता दिखेगा। 70 का स्टॉप लॉस, 78 और 82 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से आगे तो मुझे ही बढ़ना है दीप। आगे बढ़ने दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ, हाँ। कितना दूर? आशीष जी, दिल्ली में कि दिल्ली के बाहर हैं आप? मुंबई में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। दिल्ली में है? आज मुंबई में हूँ। आज मुंबई में है, तो दिल्ली कब जा रहे हैं? साथ ही चलते हैं? कल। चलो सुबह साथ में चलते, 7:45 बजे वाली फ्लाइट में। ओके, आज बिल्कुल। तो कल मैं दिल्ली आशु जी से मिलने जा रहा हूँ, जो फ्लाइट से लेके वहाँ तक आगे मिलता रहूँगा। लेकिन उसके बाद सुबह 10 बजे आप पहुँच सकते हैं होटल शंग्रीला। मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस के आसपास है, सीपी का। हाँ, वो तो आशु जी को पता ही होगा। ओके, और वहाँ पर हमारी निवेश की पाठशाला है, और उस निवेश की पाठशाला में आप भाग ले सकते। काफ़ी लोगों में ट्वीट करके पूछ भी रहता, अरे आना कैसे, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, पैसे कितने लगेंगे, कितने रखें पैसे, क्या आइडिया आपका, कितना मतलब पैसे ज़्यादा लें कम लें, कैसे करना? ऑल टाइम हाई पे तो, हाँ, लाइफ टाइम हाई पे तो लोग पैसे थोड़ा प्रीमियम बनता है। लेकिन ये तो बात है, हमारी पाठशाला एकदम फ्री है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है। आप तशरीफ ले आए वहाँ पर, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन पहले से अलग से कोई करवाने की जरूरत है नहीं। आराम से आ जाइए, सबको मौका मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जो भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हमारे दर्शक हैं, जो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, हम लाइव भी टेलीकास्ट करेंगे इसको, और आप लोग जरूर देख पाएंगे। तो ट्रेड बुल्स के साथ हमारी निवेश की पाठशाला कल शंग्रीला में सुबह 10 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कनॉट प्लेस, हाँ, शंग्रीला कनॉट प्लेस में ही है ना आशु जी?
जी बिल्कुल कनॉट प्लेस भी। ओके चलिए, तो बिल्कुल तो कल होगी वहाँ पर हमारी मुलाकात। बिल्कुल जरूर आ सकते हैं आप उसके लिए। आइए आशीष भी हमारे साथ, बैन से बेनिफिट पहले ले लेते हैं। आज तो वैसे सीरीज का पहला दिन है। आज कहाँ से आएगा आशीष? वही सरप्राइजिंग है, क्या बात कर काम करा है। आशीष आप तो ऐसे न थे। दो तो आपने आज निकाले बाहर बेंच से, और आने की भी तैयारी। आने की तैयारी हो गई सर। सर आप स्टॉक भी गेस कर लोगे, एक ही स्टॉक ऐसा जित दिया ना जो जिसके अंदर दम है कि पहले दिन आ जाए। इंडिया बुल्स। करेक्ट। यही वाला बनेगा तो यही वाला। गजब, बढ़िया। बताइए क्या बैन लिस्ट तो हमारे पास खाली है। दिन मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कभी ऐसा होगा कि पहले दिन बैन में कोई स्टॉक आया। 97.43% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज बड़ा मूव भी देखने को मिला है। 95 के ऊपर आता है। हाँ तो हो गया करो। तो आज पूरी पॉसिबिलिटी सर ये स्टॉक बैन में आ जाएगा, मंडे बैन में देखेगा। अनलेस की आखिरी मिनटों में कुछ पोजीशन कम हो जाए तो अलग बात। कितना बढ़ा हुआ है आज आईबुल हाउसिंग? 6-7% का मूव है सर आज। इसमें 6% है इस समय फ्यूचर्स में, इस समय 6%। इस पे तो राय अगर कोई दे पाएगा तो सिर्फ एक ही इंसान, वो है वागले साहब का ऑल टाइम फेवरेट। वागले साहब बैन में जा रहा है, बड़ा सवाल है बैन में जा रहा है तो जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो क्या कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन है तो क्या कर रहा है। आमतौर पर तो लॉन्ग ही होती है और लॉन्ग पोजीशन की वजह से ही बैन में जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करें या रहने दें? अनिल जी पैटर्न तो कहता है कि आज ब्रेकआउट आया है और इसका अगला टारगेट लगभग 135 का होगा। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन बैन में आने से थोड़ा सा साइडवेज मूव हो सकता है। 120 का स्टॉप लॉस रखें और 135 के लिए होल्ड करके चले। मुझे लगता है 135 4 से 5 दिन, और जब निकलेगा तब आना चाहिए बैन से। तो बैन में तेजी की वजह से आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन को कर सकते हैं होल्ड, ये राय आती है। और आइए ना, दो आईपीओ दोनों ही आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आइडिया फोर्स 93 गुना बढ़ चुका है 93, और साइन डेलएम 46 टाइम्स। तो अच्छे आईपीओ के लिए पैसे की कमी है नहीं। कोई गेस लीजिए कितना फाइनल सब्सक्रिप्शन आएगा किसका? आइडिया फोर्स 125 टाइम, 125 ना, 110 से 125 टाइम के बीच में आना चाहिए ना, आना चाहिए। अभी तो टाइम है, और साइंट होगा मेरे ख्याल से 60-70 गुना तो हो जाना चाहिए। 60-70, लेकिन मतलब 46 गुना होने के बाद और 90 गुना होने के बाद भी एप्लीकेशन कौन लगाता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने। लेकिन वही है कि कमाल यही है कि किस्मत का है वहाँ। बिल्कुल। चलिए, पैसा लगाने के लोग तैयार हैं क्वालिटी आईपीओ में। आइए अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेनी है आज की, वो भी ले लेते हैं। और सही वक्त पर हम स्ट्रैटेजी ले रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर 19,200 भी दिख रहा है सर। जय हो, दर्शन कर लीजिए एक बार दर्शन कर लीजिए। 19,201 लिफाफा लेवल नोट आउट, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल आ गया। बिल्कुल सर। 44,787 ये है लेवल बैंक निफ्टी का। 64,768 ये है लेवल सेंसेक्स का, जो इतिहास में दर्ज हो चुका है हाई के तौर पर। जी बिल्कुल। तो फ्रेश हाइस पर तो भाई साहब 3 बजे के पहले हमको चाहिए थी 19,200 के ऊपर के लेवल, तो लगभग वहां पर पहुंचे, लेकिन 3:20 के आसपास पहुंचे। तेजी की पोजीशन है, बरकरार रखें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर डर लगता है तो 19,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली खास बात तो है नहीं। ये तो बढ़िया ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बैंक निफ्टी, यहाँ भी सब कुछ बढ़िया ही है। 44,500 का आप पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की राय आज नहीं है, क्योंकि आप बड़े गैप से ऊपर आज बड़ी तेज़ी अच्छी आपने दिखा दी है, और डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 75 पॉइंट ऊपर है। वैसे तो मजबूती का ही चांस है, लेकिन वीकेंड सेशन है तो फ्रेश खरीदारी ना करें। और अगर किसी को लगता है कि मुझे प्रॉफिट कहीं मंडे थोड़ा नीचे खुल कर मेरा प्रॉफिट में कमी आ गई, तो उसके पास एक बढ़िया मेरे पास ऑप्शन है जो मैं देना चाहता हूँ, जिसमें आज मैं आपको पुट ऑप्शन खरीदने के बजाय मैं दूसरा ऑप्शन भी दे सकता हूँ अगर आप लॉन्ग पोजीशन है तो। बताएं सर प्लीज। तो आप एक काम कर सकते हो, 19,300 या 19,400 का कॉल ऑप्शन भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे 45,000 का कॉल ऑप्शन भेज दीजिए, तो आपकी वो भी। आशीष जी को पूछो, अगर लॉन्ग पोजीशन के सामने ये बेचना कैसा कॉल है? बेचे तो आशीष जी बताइए। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि कॉल में ना बेचने में मतलब थोड़ा सा कोई देखिए अनिल जी, कॉल के प्रीमियम इतने कम है कि जहां पे आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं वहां पे प्रीमियम बहुत कम है, और जहां पे आप प्रीमियम चाह रहे हैं वो पास बहुत है। तो अनिल जी अगर मंडे को गैप अप खुल गया तो उस कॉल में लॉस हो जाएगा। तो मुझे लगता है पास की तो नहीं बेचनी चाहिए और थोड़ा सा दूर की जरूर बेचनी चाहिए।
ओके, बैंक निफ्टी में 45,200 ठीक है या रहने दें, ना बेचे तो बेहतर है? अरे जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ अनिल जी, इस वक्त ऐसे प्रीमियम है कि अगर बेचना है तो लेके बेचें। आप एक लेके एक बेचिए, एक लेके दो बेचिए, लेकिन जो करंट एनर्जी चाहे कॉल हो चाहे पुट हो वो लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है एनर्जी। अगर फ्यूचर ना आप समझे नहीं, अगर किसी की फ्यूचर्स में पोजीशन खड़ी तो उसके सामने फ्रेश बेचने ऐसा नहीं है। हाँ फिर 45,000 एनर्जी। हाँ वो, अरे भाई साहब मैं कहाँ आपके रोल में घुस रहा हूँ, ऐसे बिना मतलब ऐसे बेचने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो वो ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने फ्यूचर ले रखा है तो वो पुट खरीदे या कॉल बेचे। यस, अगर किसी के पास निफ्टी का फ्यूचर है या बैंक निफ्टी का फ्यूचर है तो दो ऑप्शन है, तो पुट खरीद के हेज करो या कॉल बेच के। तो मैं सोचूंगा एक बार में अगर आपके पास पुट फ्यूचर में लॉन्ग है तो 45,000 का कॉल भी बेच दे तो हर नहीं, और 45,000 पहुंच जाए तो वैसे भी प्रॉफिट बन जाएगा आपको फ्यूचर में, तो कोई दिक्कत नहीं जी। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। पूरा बढ़िया मूड में हेज कैसे बनाना है इस पर भी अनिल जी ने आपको राय दे दी है। जुबिलेंट फूड, ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। जून 2024 तक कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। 1.5% ऊपर काउंटर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। विदेशी यूनिट्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रेगुलेटरी मंजूरी आना बाकी है, बट एसेंशियली थोड़ी कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अगले 1 साल में ये हो जानी चाहिए, ये आपके लिए अभी अभी खबर आ रही है। स्टॉक में भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस खबर के आने के बाद। डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, बट जुबिलेंट फूड के लिए ये खबर अभी अभी आपके लिए आ रही है। बंसल जी एक बार जरा चार्ट भी देखें, खबर के बाद थोड़ा स्टॉक में मूवमेंट भी आया। रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले अपने कारोबार की सर। माफ कीजिए, बंसल जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुमित जी जरा एक बार आप चार्ट देख लें प्लीज। 502 के लेवल पर जुबिलेंट फूड स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले 5 दिनों के हाई लेवल पे आ चुका है। जुबिलेंट फूड 500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है, जो कि लग रहा है देखने को मिलेगा, तो स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। फिर अगले हफ्ते के अंदर जुबिलेंट फूड में 525 से लेके 530 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, और ये टारगेट अचीव होकर सस्टेन हुआ तो पोजीशन टारगेट और भी ऊपर के बनेंगे। जिन्होंने पोजीशंस बनाया होल्ड करें, 495 का या 494 का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 520 525 ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड में। ओके, तो यह है आपके लिए जुबिलेंट फूड, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए इस समय दिख रहा है। स्टॉक में खबर भी आ रही है रीस्ट्रक्चरिंग लेकर कारोबार की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं, उससे पहले जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर डाल देते हैं नजर, जहां पर आज आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखा है। M&M आपका निफ्टी का टॉप गेनर रहा है, बट इन्फोसिस इसमें आपने अच्छी तेजी आती हुई देखी है, और डेज हाई के आसपास ये भी बंद हो रहा है। थ्रू द डे इसने अपनी गेन्स को होल्ड करा है, तो इन्फी भी आज का एक स्टार रहा है। और इंडसइंड बैंक, इस पर भी एक अच्छी मूव आई है। बट हीरो मोटोकॉर्प ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थोड़ा लैगर्ड था ऑटो स्पेस पर, बट इसमें भी अच्छा मूव आते हुए दिखा है। बागले साहब, हीरो मोटोकॉर्प में क्या करके जाना है? अगर BTST व्यू है इसमें तो क्या करें, या फिर लेवल्स के हिसाब से कोई राय हो तो? दीपांशु, मुझे एक्चुअली क्लोजिंग चाहिए था 2,900 के ऊपर, जो नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि 5-7 रुपए नीचे है। अगर 2,900 क्लियर ब्रेकआउट होता है तो एक 100-150 रुपए की भी मूव आ सकती है। मैं सोचता हूँ मंडे को ही इसको देखेंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो फिलहाल कुछ नहीं करते। मंडे को अगर मूव कंटिन्यू होती है 2,900 के पार निकलने के बाद एंट्री करेंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर आती हुई आपके लिए। जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। जय बताइए। यानी जी ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में मेरा व्यू पॉजिटिव है अभी भी, और जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे अनिल जी 760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एयू बैंक का खरीदे। 19 रुपये 90 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। 19.90 20.50 ये रेंज में एयू बैंक का 760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। यहाँ पे टारगेट जो अनिल जी निकल कर आ रहे हैं 32.30 ये फर्स्ट टारगेट है, एंड 39 ये सेकंड टारगेट है। 32 रुपये 30 पैसे एंड 39 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस अनिल जी यहाँ पे लगाना होगा 14 रुपीज़ 70 पैसे, 14.70। सो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी एयू बैंक इज हेडिंग टूवर्ड्स दी अपर एंड ऑफ द रेंज। अगर ये बैंक निफ्टी का मूव 45-200 तक आ जाता है तो एयू बैंक लगभग हमें 780 790 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक और फाइनेंशियल स्पेस का काउंटर जहां पर रखनी है नजर।
जुलाई सीरीज की शुरुआत दमदार नोट पर होती हुई आपको दिख रही है। 4.5% ऊपर आपके लिए एमएनएम रहा है। ये काउंटर जबरदस्त तेजी में। इन्फोसिस 3.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक अच्छे एक्शन में था। हीरो मोटोकॉर्प पे अच्छा सहारा दिया है। बाजार के दिग्गज हों टीसीएस, एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सारे स्टॉक्स में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। डबल सेंचुरी, इनफैक्ट 225 अंक ऊपर आपको निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है, 19,200 के बेहद करीब। सिर्फ टाटा स्टॉक से नेगेटिव टेरिटरी में अदानी पोर्ट्स में आपने गिरावट देखी है। बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी थोड़ी वीकनेस बनती हुई देखी है। बाकी स्टॉक्स में तो माइनर गिरावट ही आई थी। वायदा कारोबार की तरफ आई है। एएमसी स्टॉक्स, एचडीएफसी एएमसी 11% ऊपर है, जो फिलहाल सेबी ने एक्सपेंस रेशियो के बदलाव में कोई निर्णय नहीं लिया है। बायोकॉन 8.5% ऊपर है। इनके ड्रग अप्रूवल को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो ये स्टॉक भी एक्शन में था। इंडिया बुल्स हाउसिंग पहले ही दिन बैन में आने की तैयारी में, आज बड़ा उछाल आया है, 6% ऊपर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कुल ऑर्डर बुक का 33% का एक नया ऑर्डर इन्होंने जीता है, करीब 2200 करोड़ का। उसके दम पर ये स्टॉक तेजी में है। एम्फेसिस, आरबीएल बैंक, एमएनएम फाइनेंस, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलएनटी फाइनेंशियल, बीएचईएल, मनापुरम, ये सारे स्टॉक्स आपको तेजी में दिखे हैं। गिरावट एमसीएक्स पर 9% नीचे, जो इन्होंने सॉफ्टवेयर शिफ्ट का निर्णय अभी तो डिले किया है। 63 मून्स के सॉफ्टवेयर के साथ बने रहेंगे। सीमेंट के लिए खराब दिन, जेके सीमेंट, दालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट, इन सभी में आपने गिरावट देखी है। इंडिया सीमेंट्स भी करीब 1% नीचे था। ग्रैन्यूल्स में कमजोरी थी। ऑरो फार्मा और टोरेंट फार्मा भी आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। बट कैश मार्केट में आइए, यहां पर जबरदस्त एक्शन आपको ढेरों स्टॉक्स में आते हुए दिखा था। शिल्पा मेडिकेयर 15% ऊपर, जेबीएम ऑटो 10% ऊपर ये काउंटर था। साउथ इंडियन बैंक, ड्रीम फोक सर्विसेज 8% ऊपर ये था। सैस्किन टेक्नोलॉजीज, फिनोलेक्स केबल्स, बजाज हेल्थ केयर, एनएलसी इंडिया, गति, इंडियन बैंक, साथ ही पराग मिल, यूएफओ मूवीज, सिगाची, ये सारे काउंटर्स में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। एंड ऑफ डे अनिल जी, डबल सेंचुरी निफ्टी, 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी, 800 पॉइंट्स सेंसेक्स। तो निफ्टी का डबल बैंक निफ्टी का डबल सेंसेक्स, उस तरह की गेंस, रिकॉर्ड हाई इंट्राडे लेवल, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई, दोनों आपको तीनों इंडेक्सेस पर आते हुए दिख रहे हैं सर। शानदार, जानदार, बेहतरीन। जून महीने की समाप्ति, इस हफ्ते की समाप्ति, इस 6 महीने की समाप्ति, और लाइफ टाइम हाई से बेहतर क्या समाप्ति हो सकती है। तो बस रिकॉर्ड बनने का दिन, बुधवार के बाद आज फिर से शुक्रवार को ऐतिहासिक दिन के आप बने हैं साक्षी। आइए फाइनल क्लोजिंग आने दे, तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और मृत्युंजय थोड़े डल मूड में ज़रूर हैं, कोई बात नहीं, होता है मृत्युंजय। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का माहौल है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 58,000 रुपये के नीचे आ गया है, तो ग्लोबल मार्केट में $1900 के नीचे फिसल गया। आज हम बताएंगे कि पिछले 6 महीनों में सोने की चाल किस तरह से बदली है और अगले 6 महीनों के लिए गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है समय। इस पर होगी हमारी खास छमाही रिपोर्ट शाम 4:26 गोल्ड की छमाही रिपोर्ट। एक ही अच्छी बात बताता हूँ मृत्युंजय, आपके गोल्ड में गिरावट भी होती है तो लोग दुखी नहीं होते क्योंकि सबको लेना होता है। हमारे इक्विटी मार्केट में गिरावट सब दुखी होते हैं, तो आपका नहीं भी बढ़ रहा है, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बिल्कुल सर, जिनको शादी के लिए खरीदना है, कोई पर्पज से खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कम, लेकिन लोग कंजम्पशन के हिसाब से गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं, तो दे आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। हाँ, नीचे आए तो भी खुश, ऊपर आए तो भी खुश, बिल्कुल। तो आपका ये अच्छा है, तो डोंट वरी। 4:30 बजे गोल्डन कलर, हाँ बस, गिरावट में भी और तेजी में भी, बिल्कुल। तो हम 4:30 बजे आपका ये शो जरूर देखेंगे। ये क्या है भाई? एस्पार्टम, ये शब्द पढ़ा है? नहीं सर, मैंने भी एस्पार्टम नहीं सर, पता नहीं। मैंने और दीप ने तो नहीं सुना। अच्छा, हाँ। ये वो वाला है, समझ गए कौन सा? वो आर्टिफिशियल शुगर, हाँ, स्वीटनर्स का। तो ये एक तरह की मिठास से जो चीनी से भी 150 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है, इस शब्द का इस्तेमाल होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम जैसी बहुत सी चीज़ों में एस्पार्टम मिलता है। अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो अक्सर इसे हेल्दी स्वीटनर करके बेचा जाता है, लेकिन WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने कहा है कि शरीर में कैंसर को जन्म दे सकता है। शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी चर्चा। एस्पार्टम कैसे कैंसर को ग्रस्त कर सकता है और कैसे आपको अपने जीवन या हर रोज के खाने पीने की चीज़ों से इसे बाहर रखना है और सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। आज हम स्वीटनर से कैंसर, ये है हमारी आज की स्टोरी, और इस पर हम आपको आज विशेष चर्चा में हम भाग लेंगे और बताएंगे आपको। डॉक्टर जयेश लेले साहब होंगे, वाइस प्रेसिडेंट IIM के, महेश जगड़े साहब होंगे, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, पूर्व FDA कमिश्नर महाराष्ट्र के होंगे, जिनसे हम करेंगे मुलाकात।
और इसके बाद सेक्टोरल फंड में निवेश जोखिम भरे माने जाते हैं, पर ये पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा विकल्प है। आज समझेंगे कि सेक्टोरल फंड में निवेश करने का क्या ये सही समय है, खासतौर से आईटी सेक्टर क्या अभी निवेश के लिए ठीक है, और सेक्टोरल फंड में निवेश से पहले क्या ध्यान रखना है। पैसिव स्ट्रेटेजी पर करेंगे चर्चा। सेक्टोरल फंड में पैसिव निवेश हमारे साथ देंगे पंकज मठवाल साहब और साथ ही अश्विन पाटनी साहब, जो कि हेड प्रोडक्ट एंड ऑल्टरनेटिव्स एक्सिस म्यूचुअल फंड के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। और रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी, बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहक इन दिनों अजीब सी दुविधा से गुजर रहे हैं। इसका रीजन है कि आरबीआई का लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करने का आदेश। अच्छा, हाँ, ये भी है। यस, दरअसल बैंकों की ओर से ग्राहकों को ही स्टैम्प ड्यूटी के साथ नए एग्रीमेंट जमा कराने को कहा जा रहा है। उसमें भी एकदम साफ साफ नहीं कहा जा रहा कि क्या करना है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि अगर कोई एग्रीमेंट जमा न करे तो क्या होगा। लॉकर से जुड़े सभी कंफ्यूजन को दूर करने की करेंगे कोशिश हमारी कवर स्टोरी में। लॉकर पर नए नियम, ग्राहकों में कंफ्यूजन। और इसके साथ ही निवेश की पाठशाला आ रही है आपके शहर नई दिल्ली में। कल नई दिल्ली एडिशन में आप हमारे साथ जुड़िए। सुबह 10 बजे से मिलेगा एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात करने का मौका। और सुबह 10 बजे से आप होटल शंग्रीला पहुंच सकते हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री, नो कॉस्ट। और मैं रहूँगा वहाँ पर, सच्चिदानंद उत्तकर होंगे, गुरमीत चड्डा साहब होंगे, उनसे करेंगे हम मुलाकात। तो ज़रूर पहुँचेगा निवेश की पाठशाला में। बाकी तो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो फाइनल क्लोजिंग बता दूं दीप आपको। एब्सोल्युटली 216 अंकों की तेजी साथ 19189 ये है निफ्टी की समाप्ति। 1% से ज़्यादा की तेजी। और बैंक निफ्टी आपका बंद होता हुआ दिखा है करीबन कितना है 419.44747 717 होता तो बहुत ही गजब हो जाता। बताऊं क्यों? मेरा कल सीए डे है। हाँ, और मेरा सीए का मेंबरशिप नंबर 44717 हाँ, बढ़िया। एक बार तो मुझे लगा मेरा मेंबरशिप नंबर कैसे आ गया। अच्छी ओकेजन पे अच्छा हो जाता है कोइंसिडेंस। तो ये है आपके लिए 419 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में। और साथ ही सेंसेक्स 803 पॉइंट ऊपर, मजा आ गया देख के। 64,718 ये है लेवल जिस पर हुआ है बंद। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, आशु जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दिल्ली के महानुभावों का। और जय ठक्कर साहब, वागल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित जी की खुशी देखते ही लायक बन रही है। आज 2 दिनों की छुट्टी सुमित जी को प्रदान की जाती है। सुमित जी आपका भी धन्यवाद। एंजॉय। लोनावाला जाके खिंचवा रहे फोटो सर वो रोड के बीच में। बाहर वाले स्पॉट पे हूं तो फोटो तो जरूर खिंचवाऊंगा। ओके, पहुंच चुके हैं। हाँ, अच्छा अब समझ आया। कोई ऐसी जगह बैठे जहाँ पर इंटरनेट का वीक होगा, तभी बैकग्राउंड और बैग में ये पर्दे तो आपके घर के दिख नहीं रहे। करेक्ट है ना। अच्छा, कल की छुट्टी में निकल पड़े भाई साहब। ओके, ऑफिस में बोला कुछ चिंता मत करो, शो तो मैं कर ही लूंगा, मेरी छुट्टी मत लगाओ। ओके, चलिए एंजॉय योर हॉलीडे। सुमित जी, सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय बताएं क्या है एक्शन। बड़ा एक्शन आज एक बार फिर से एग्री मार्केट में सर। और एग्री में लंबे वक्त के बाद ग्वार की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। 4% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं। तो ग्वार में आपको क्या करना है, और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड में यहाँ से आपके लिए क्या ट्रेड बनता है, ये हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपरफास्ट में।